हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है न्यूज़ नोट्स में। और आज हम न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। हम थोड़ा सा बैकलॉग में चल रहे हैं क्योंकि न्यूज़पेपर्स काफ़ी लंबे थे। बीच वाले जर्मन चांसलर इंडिया आए, उसके बीच में ईरान में जो हो रहा है, प्लस आप देखोगे यूएस ने जो टैरिफ्स लगा दिए हैं, पहले आप चाइना पे लगाए, फिर आप ईरान पे लगाए। तो हो क्या रहा है कि हर एक इशू को जब अपन एनालाइज करते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए आप देखोगे जो न्यूज़पेपर में हाईलाइटेड पार्ट भी है वो थोड़ा बढ़ गया है, जो हमारे टेलीग्राम चैनल इस वाले पे, प्लस एक और है करंट अफेयर्स अंडरस्कोर न्यू करके। ठीक है, आप इस चैनल पे जाओगे तो आपको इस चैनल का लिंक मिल जाएगा। इसके अंदर ये तो ग्रुप्स है बेसिकली। यहाँ पे जाके ना आपको रोज एक तो न्यूज़पेपर मिल जाते हैं। ठीक है, जो लोग बार बार बोलते हैं कि कहाँ पे मिलते हैं आजकल डेली न्यूज़पेपर्स, तो हम इस पर डेली न्यूज़पेपर्स डाल देते हैं। प्लस जो हाईलाइटेड न्यूज़पेपर होता है कि जो आपको एक्चुअली में पढ़ना है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जो आपको पता होना चाहिए, वो भी डालते हैं। ठीक है, तो आज हम 14 और 15 जनवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। ओके, और डोंट वरी, हम लोग ऑन ट्रैक आ जाएंगे परसों तक। ठीक है, तो उसके बाद कोई भी डिले नहीं रहेगा। और ये डिले भी इसलिए हुआ था क्योंकि बीच में दो न्यूज़पेपर जो थे वो काफ़ी लंबे थे, तो फिर उनको कवर करने में टाइम लग गया था। तो आइए अब अपन शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से। देखो, सबसे बड़ी न्यूज़ आएगी अभी। अगर आप लोग इंस्टाग्राम रील्स पे हो या यूट्यूब रील्स पे हो तो बीच में अभी एक न्यूज़ रील बहुत फेमस हो रही थी राघव चड्ढा जी की। राघव चड्ढा जी आपको पता है आपके एमपी हैं, तो उनकी एक रील फेमस हो रही थी जिसके अंदर वो बोल रहे, उन्होंने एक जैकेट पहन रखी थी, आई थिंक जोमेटो या स्विगी या ब्लिंकिट की, जिस पे लिखा था 10 मिनट्स डिलीवरी। और आपको पता है कि अभी जो सरकार ये सोशल सिक्योरिटी का कोड वगैरह लेके आई है, लेबर कोड लेके आई है, इसके अंदर सबसे बड़ी मांग ही यही रही है कि ये जो गिग वर्कर्स होते हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं, कैसे उनकी सोशल सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो उसके अंदर गवर्नमेंट बार बार यही बोल रही है कि एक तो इनको सोशल सिक्योरिटी देनी है, इनको सेफ वर्किंग कंडीशंस भी देनी है। ठीक है, प्लस आप देखोगे इनको जो बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं वो भी मिलने चाहिए क्योंकि अभी इनको कोई तरीके का बेनिफिट नहीं मिलता है। प्लस आप देखोगे कि 25 से 31 दिसंबर के टाइम पे, तो 25 से 31 दिसंबर तक, मतलब न्यू ईयर के टाइम पे, क्रिसमस के टाइम पे, जब आपको पता है कि एक्सटेंसिव डिलीवरीज होती हैं, जोमेटो, ब्लिंकिट, बिग बास्केट, स्विगी, इंस्टामार्ट, है ना, तो ये वाले जो वर्कर्स थे ये सारे स्ट्राइक पे चले गए थे। काफ़ी सारे लोग जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए थे, जो डिलीवरी बॉयज़ वगैरह होते हैं। यही कह रहे थे कि उनको सेफ वर्किंग कंडीशंस मिलनी चाहिए, उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए, और उनको जो है मतलब देखो, कंपनीज ये बोलती हैं कि ये जो 10 मिनट डिलीवरी है ना, इसके अंदर है क्या एक्चुअली, कि अगर आप ये मानो कि कोई वर्कर जो है वो अपनी बाइक पे चल रहा है तो वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना, 2 किलोमीटर के अंदर अंदर का रास्ता जो है करीबन आप देखोगे कितने मिनट में पूरा कर लेगा। कि अगर वो 60 मिनट में 15 किलोमीटर चल रहा है ना, तो वो 1 मिनट में कितना चलेगा, 0.25 किलोमीटर। करेक्ट है, मतलब तो अगर आप इसको देखोगे 5 मिनट में तो लगभग, या 10 मिनट में अगर आप देखोगे तो 10 मिनट में वो 2.5 किलोमीटर कवर कर सकता है। उसमें से वो बोल रहे हैं कि 2-2.5 मिनट जो होते हैं ना, उसमें आप जैसे आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया तो 2-2.5 मिनट के अंदर आपका ऑर्डर जो होता है पैक हो जाता है। मतलब निकाल के उसको पैक कर देते हैं, उसको थैले में डाल देते हैं। उसके बाद डिलीवरी बॉय के पास 7 से 7.5 मिनट होते हैं और उनकी जो डिलीवरीज होती है वो 2 किलोमीटर के अंदर ही होती है। तो ऐसा नहीं है कि उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा ये कंपनीज कह रही हैं। बट हुआ क्या था, जैसे इंडियन एक्सप्रेस है, उनका भी एक बंदा ना डिलीवरी बॉय करके उसने डिलीवरी बॉय बना और उसने 3 दिन तक सिर्फ डिलीवरीज करी इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करके। तो उसको रियलाइज हुआ कि उसमें क्या होता है, मतलब आपको 2-2.5 किलोमीटर के अंदर का ही एरिया मिलता है, लेकिन उसमें आप जितनी ज़्यादा डिलीवरी करते हो दिन में, प्लस आप देखोगे कितना डिस्टेंस कवर करते हो, उसके हिसाब से आपका जो पे होता है वो मतलब ग्रेडेड होता है। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे एक डिलीवरी कर ली तो आपको पूरा पैसा तुरंत मिल जाएगा। आप कंसेक्यूटिवली बहुत सारी डिलीवरीज करते हो, उसके बाद कुछ पेमेंट तो आपको फॉर श्योर होता है, कुछ पेमेंट बेसिकली आपका इंसेंटिव बेस्ड होता है। और जैसे अगर आपने बहुत सारे ऑर्डर्स डिनाई कर दिए तो फिर आपको कंपनी और ऑर्डर्स देती ही नहीं है। ठीक है, तो वो ये बोल रहे थे कि ऐसी बहुत सारी हिडन वर्किंग कंडीशंस होती हैं जो ये कंपनीज बताती नहीं है, और इनके पैसे भी बहुत सारे काट लेती है। तो इसको लेके आप देखोगे पूरा मुद्दा उठा था। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, राघव चड्ढा जी तो इस वक्त आपके एमपी हैं। आई मीन कुछ ही लोग बचे हैं आप में से, है ना, एज अ पार्टी। अगर आप देखोगे जो अ, अभी मतलब नेशनल लेवल पे अभी भी रेलिवेंट है, तो उसमें से एक है वो, और उन्होंने भी ये पूरा मुद्दा जो है वो उठाया था। ठीक है, तो ये पूरा 10 मिनट डिलीवरी वाला चीज़ था। तो इसीलिए अभी आप देखोगे गवर्नमेंट जो है वो ये क्विक कॉमर्स फर्म्स को बोल रही है, ये जो ब्लिंकिट वगैरह आई हैं, कि आप ये जो 10 मिनट आपके लिखा रहता है ना, 10 मिनट डिलीवरी, इसको प्लीज़ अपने टैगलाइन में से हटाओ, और ये जो 10 मिनट डिलीवरी का जो आपने ये बना रखा है ना रूल, इसको हटाओ। क्योंकि इससे क्या होता है,
अनसेफ वर्किंग कंडीशंस हो जाएगा। आप है ना प्रेशर बना रहे हो ड्राइवर के ऊपर कि जल्दी से जल्दी दो, नहीं तो उसके पैसे कट जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ब्लिंकिट जो आपको पता है पूरी ऐप ही इस चीज़ पे आई थी 10 मिनट डिलीवरी पे। तो उन्होंने तो बेसिकली अपने जैकेट्स वगैरह पे भी लिख रखा था 10 मिनट डिलीवरी, वो हटा दिया है अब, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि इससे क्या होता है कि आप डेंजरस तरीके से गाड़ियाँ चलाते हो, रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, एक्सट्रीम स्ट्रेस पे वो काम करते हैं। तो मतलब आप देखोगे ये वाली चीज़ों से बचने के लिए करीबन ये अभी गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिए कि 10 मिनट में कुछ नहीं होगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, जो बेसिकली आपको पता ही है अभी यूएस और इंडिया में काफ़ी सारे वार्तालाप या टॉक्स वगैरह चल रहे हैं। मैंने आपको कल भी बताया था। एक तो वहाँ पे जो सर्जियो गौर करके थे, उन्होंने भी मतलब इंडिया को पैक्सिली का जो उनकी एक ग्रुपिंग है उसमें इनवाइट किया था, और इंडिया पहले इस ग्रुपिंग से बाहर था, तो हमें भी बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि ये जो ग्रुपिंग है ये उन देशों की है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिन्यूएबल्स और ईवी, सेमीकंडक्टर्स, है ना, इन सब की एक सप्लाई चेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और कहीं ना कहीं इसका मेन मुद्दा यही था कि चाइना से डिपेंडेंसी रिड्यूस करनी है। तो इंडिया को पहले इसमें इनवाइट नहीं किया गया था नवंबर दिसंबर में। अब फाइनली आप देखोगे इंडिया को इन्विटेशन आ गया है और इंडिया डेफिनेटली इस ग्रुपिंग को ज्वाइन करेगा। इसके अलावा भी आपको पता है इंडिया यूएस जो है वो एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट डील की वार्तालाप कर रहे हैं। वो बन नहीं पा रहा है, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन उसके उसके चलते आप देखोगे बहुत सारी बातें हो रही हैं। अब ईरान में जो हो रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको कल पूरा इशू समझाया था, ईरान में ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि वहाँ की जो नेशनल एजेंसीज हैं, है ना, वो तो कुछ रिपोर्ट कर नहीं रही हैं, बट जैसे ह्यूमन राइट ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे जो प्रेजेंट और न्यूज़पेपर्स जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं, वो बता रहे हैं कि वहाँ पे करीबन 2000 लोगों की डेथ हो चुकी है। 16,000 से ज़्यादा लोगों को सरकार ने डिटेन कर लिया है, जो प्रोटेस्ट में शामिल हैं, जो ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, जो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए हैं। और जो वहाँ की जुडिशरी है ना, सुप्रीम कोर्ट है, उसके भी हेड ने ये बोला है कि जो भी ये प्रोटेस्टर्स है जिनको डिटेन किया गया है, अब उनके खिलाफ डेथ पेनल्टी और जो अपना लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होता है उसकी जो कार्यवाही है वो जल्दी शुरू करी जाएगी। तो वो प्रोटेस्टर्स को बार बार वार्न कर रहे हैं, आपका कोई भी इरादा है ईरान को ऐसे हिलाने का तो बिल्कुल मत करो, आप मतलब नुकसान में जाओगे, ठीक है। हाँ, तो वो वाली चीज़ है। अब इसके साथ साथ आपको पता है यूएस ने बेसिकली ईरान को बोला था कि अगर आपने एक भी और हत्या करी या फिर अपने प्रोटेस्टर्स को है ना सप्रेस करने की कोशिश करी या आपने उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करी, तो हम बेसिकली कुछ तो करेंगे। और हाँ, उसने जो वेनेजुला के साथ किया है उसके बाद तो एक ओपन धमकी टाइप था। ईरान जो है ऐसा नहीं है कि पहली बार प्रोटेस्ट में जा रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था 1979 में वहाँ इस्लामिस्ट रेवोल्यूशन आया था। उसके बाद आप देखोगे 2023 में 2022-23 में जो माशा अमीनी थी उनकी डेथ को लेके भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे। 2019 में भी इकोनॉमिक्स को लेके ही, जस्ट प्री कोविड आप देखोगे इकोनॉमिक डिस्ट्रेस था, और अभी भी इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को लेके, इन्फ्लेशन को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, ठीक है, बेरोजगारी को लेके, यूथ के डिस्ट्रेस को लेके, एलीट और क्लरिकल स्टाफ के बिहेवियर को लेके आप देखोगे ये पूरा मुद्दा चल रहा है। तो प्रोटेस्ट पहले भी हुए और हर बार ईरान का जो रिस्पांस रहा है वो सेम ही है कि वो लोग वायलेंट तरीके से अपने प्रोटेस्टर्स को सप्रेस करते हैं। तो पहले वो लोग आप देखोगे टीयर गैस हो जाएगा, पैलेट्स हो जाएगा, अब आप देखोगे ओपन शूटिंग के ऑर्डर्स आए हैं कि आप शूट भी कर सकते हो। तो इस चक्कर में बहुत सारी झड़प हो गई है प्रोटेस्टर्स और ईरान गवर्नमेंट के बीच में। तो मैं बोल रही हूँ ना 2000 लोग तो सिविलियंस मरे हैं, और करीबन अगर आप देखोगे तो 100 से ज़्यादा तो सिक्योरिटी जो पर्सनल्स होते हैं अपने ईरान के पुलिस फोर्सेस और वेरियस, मतलब वो भी, उनकी भी डेथ हो चुकी है, ठीक है। उनका तो फ्यूनरल करवाया था, स्टेट फ्यूनरल करवाया था ईरान की गवर्नमेंट ने। तो ये एक मुद्दा है जो काफ़ी हॉट हुआ हुआ है। अब इसमें ट्रम्प साहब ने अभी तक तो कुछ हस्तक्षेप नहीं किया है, बट उन्होंने अभी ये अनाउंस कर दिया है कि जो भी कंट्री अब ईरान से कुछ तेल वेल खरीद रही है, ईरान के साथ डील कर रही है, उस पर वो लोग 25% टैरिफ लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद है ना, इसमें ये आता है कि इंडिया का ईरान के साथ क्या है, क्योंकि अगर टैरिफ लगा तो इंडिया को भी नुकसान होगा। तो हुआ क्या है, इंडिया जो है ना, एज सच अगर आप देखोगे ईरान के साथ हमारा ट्रेडिंग बहुत पहले ही बहुत कम हो चुका है। मतलब हमारा जो ट्रेडिंग है, आप आगे फिगर्स देखोगे बहुत ही कम है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इंडिया पहले आप देखोगे ईरान जो और इंडिया का ट्रेड काफ़ी हुआ करता था, ठीक है, $15 बिलियन से भी ऊपर हुआ करता था, और मोस्टली इंडिया जो है ईरान से कच्चा तेल और नेचुरल गैस इंपोर्ट करता था। लेकिन आपको पता है कि जब ईरान पे सैंक्शंस वगैरह लगे थे 2007 के बाद से, जब वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का एनरिचमेंट कर रहा था, तब आप देखोगे कि जैसे उस पर सैंक्शंस वगैरह लगे तो इंडिया ने वहाँ से इंपोर्ट करना काफ़ी कम कर दिया था, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे 2015 में जो एक डील होती है जिसमें यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ईयू,
है ना। बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं और वो ईरान के साथ बैठ के एक डील करती हैं कि ठीक है, हम आपके साथ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन करते हैं, आपके ऊपर सैंक्शंस हटाए जाएंगे पर बदले में आप ये प्रॉमिस करते हो कि आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट वगैरह नहीं करोगे, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं करोगे। इसके बाद फिर से आप देखोगे इंडिया और ईरान का थोड़ा सा व्यापार बढ़ता है, लेकिन फिर आपको पता है जैसे ट्रम्प साहब आते हैं 2018 के आसपास, वो आते ही सबसे पहले ईरान पे फिर से सैंक्शंस लगाते हैं, ठीक है। अब फिर से सैंक्शंस लग जाते हैं तो इंडिया फिर उस टाइम आप देखोगे पूरा व्यापार ऑलमोस्ट कम ही कर देता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम जो डायरेक्ट ट्रेड हो रहा है इंडिया का ईरान में, इन्वेस्टमेंट इस फॉर्म में है कि वहाँ पे जो एक छाबार पोर्ट बन रहा है। अब छाबार पोर्ट कहाँ पे बन रहा है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ईरान आता है, तो पाकिस्तान का एक ग्वादर पोर्ट है, उससे बहुत ही कम दूरी पे एक है ना ईरान में छाबार पोर्ट है, और इंडिया इस पोर्ट को डेवलप कर रहा है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान आता है यहाँ पे, इंडिया की अफगानिस्तान के साथ एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी थी वाघान कॉरिडोर, लेकिन वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन में आता है, तो इसलिए आप देखोगे इंडिया की वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी ब्लॉक हो रखी है, तो इंडिया ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढता है अफगानिस्तान पहुंचने के। तो चाहबार से होते हुए जरन्स दिलाराम हाईवे बना के वो अफगानिस्तान में एंट्री लेगा। तो और यहाँ से ही ईरान से ही आप देखोगे मिडिल ईस्ट, यूरोप, सेंट्रल एशिया की कंट्रीज, सब कंट्रीज एक्सेस हो सकती हैं। तो चाहबार पोर्ट जो है वो इंडिया के द्वारा ही असिस्ट करके बनाया जा रहा है। अभी आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल सप्लाई, ये सारी चीज़ें भी गई हैं। और ग्वादर पोर्ट जो CPEC जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर बनाया जा रहा है, उसका ही एक ऑल्टरनेटिव इंडिया के लिए चाहबार पोर्ट है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम ट्रेड अगर आप बोलोगे तो इंडिया का ईरान के साथ आप देखोगे काफ़ी गहरा संबंध है। प्लस आप देखोगे एक INSTC भी है, इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये इंडिया, ईरान और रशिया ने सन 2000 में चालू किया था, ठीक है। अभी तक ये पूरी तरीके से बना नहीं है, बट इसमें भी ईरान में आप देखोगे पोर्ट्स, शहीद बेश्ती और ये सारे पोर्ट्स जो हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं। तो आइडिया यही है कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखोगे ईरान में काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। ओके, तो एक बार अपन आर्टिकल्स देख लेते हैं। हाँ, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 25% टैरिफ लगेगा, लेकिन इंडिया पे इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि हमारा ट्रेड वॉल्यूम जो है ईरान के साथ वो काफ़ी कम है, ठीक है। और ये जो मैं बता रही थी ना कि US और इंडिया के बीच में वार्तालाप चल रहा है, तो उसमें आप देखोगे जो US के सेक्रेटरी हैं रूबियो, वो भी हैं। प्लस आपको पता है वो जो गोर्स जी थे जिन्होंने इंडिया को इन्वाइट किया था पैक्स सिलिका समिट के लिए, उन्होंने 4 बातें कही थी। एक तो उनके रिलेशन ट्रम्प के साथ बहुत अच्छे हैं, वो पर्सनली आप देखोगे उनके सर्कल में आते हैं ट्रस्टेड वाले। दूसरा उनके इंडिया के साथ रिलेशन, जहाँ पे आप उन्होंने बताया था कि कैसे वो ताजमहल वगैरह भी विजिट किए थे और उनको ये डाइवर्स कंट्री बहुत पसंद है। तीसरा आप देखोगे कि ट्रम्प और मोदी के रिलेशंस जो बोलते हैं कि बहुत ही सेंट्रल हैं इंडिया US के रिलेशंस में। और चौथा आप देखोगे इंक्रीमेंटल स्टेप्स जो ये दोनों कंट्रीज लेंगी ताकि एक स्टेबलाइज पार्टनरशिप बना सके और जो भी उनके इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जा सके। आपको पता है कि इंडिया US में बहुत सारे इश्यूज आए, क्यों क्लैश क्यों हुआ? क्योंकि ट्रम्प आया और बोले अमेरिका फर्स्ट, इंडिया में मोदी आया बोले इंडिया फर्स्ट, ठीक है। ट्रम्प बोले मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, इंडिया बोले मेकिंग इंडिया ग्रेट अगेन। ट्रम्प बोले मैन्युफैक्चरिंग इन अमेरिका, इंडिया बोले मेड इन इंडिया, ठीक है। अब होता क्या है कि लिमिटेड फैक्ट्रीज हैं और आप देखोगे हर जगह कंपटीशन है। फिर ट्रम्प आए और उन्होंने टैरिफ लगाने शुरू करे, इंडिया जो है वो काफ़ी परेशान हुआ क्योंकि इंडिया और जो US के रिलेशंस हैं उसमें इंडिया फिस्कल सरप्लस में रहता है। मतलब हम जितना निर्यात करते हैं US को उससे बहुत ही कम आयात करते हैं, हम लोग $30 बिलियन के आसपास सरप्लस लेते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है इंडिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब वो कैसे चलता है, क्योंकि हम लोग सर्विस इंडस्ट्री जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा निर्यात करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, हमारे IT प्रोफेशनल्स, ठीक है, और वो वहाँ पे जाके H1B वीज़ा पे रहते हैं। तो प्रॉब्लम ये हुई कि ट्रम्प साहब ने H1B वीज़ा की जो फीस थी वो $1 लाख कर दी, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखोगे कि जो इंडिया पे टैरिफ थे वो 25% और बढ़ा के 50% कर दिए। क्यों? क्योंकि आप 25% इसलिए लगाए क्योंकि इंडिया रशिया से तेल ले रहा था, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए, प्लस आप देखोगे अगर आपको US के साथ FTA कंक्लूड करना है तो आपको ये सारे इश्यूज़ को मतलब समझना पड़ेगा कि इसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ है। और आपको पता होना चाहिए कि जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं और वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं रूबियो जी, ये बहुत बार पिछले साल मिले ईस्ट एशिया समिट में या आसियान की समिट में जो यहाँ पे हुई थी कुआलालंपुर मलेशिया में हुई थी। प्लस आप देखोगे ये फिर से मिलते हैं यहाँ पे G7 की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हुई थी कनाडा में, लेकिन सोल्यूशन इतनी जल्दी नहीं निकला है, ठीक है। अब US से एक बड़ी खबर आती है क्या कि US बोल रहा है और वो 75 नेशन से जो लोग आते हैं उनके वीज़ा एप्लीकेशंस को कम्प्लीटली बंद कर देंगे। मतलब वहाँ के लोग अब US नहीं जा पाएंगे। उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, है ना, रशिया, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। जनरली ये वो कंट्रीज़ है जो US बोलता है कि यहाँ के लोग आते हैं और कम्प्लीटली हमारे ऊपर, सरकार के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिससे सरकार का बहुत सारा पैसा इनके ऊपर मतलब खर्च हो रहा है, ठीक है। मतलब जो पब्लिक बेनिफिट्स हैं US में उसका बहुत, मतलब टैक्स पेयर्स का पैसा जो है इन कंट्रीज़ के लोगों को पब्लिक बेनिफिट्स देने में जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आपने फ्रीज़ कर दिया है। फ्रीज़ का मतलब क्या है कि अब इन देशों से कोई भी
नए लोग जो हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ताकि वो अमेरिकन वेल्थ जो है उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए। तो उन्होंने वीज़ा प्रोग्राम जो है उसको पॉज कर दिया है। इसमें बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ भी आती है, सोमाली, हैती, एरिट्रिया, और कुछ एशियन कंट्रीज़ भी हैं जैसे ईरान वगैरह। लेकिन द होल पॉइंट इज़ कि ये क्या होता है, आते ही यूएस में मतलब चार्जेस लगा देते हैं। आपने ये चीज़ ना डंकी मूवी में देखी होगी, जैसे जब शाहरुख खान और वो पहुंचते हैं तो उनको बोलते हैं कि वो ये बताते हैं कि कैसे उनको अपनी ही कंट्री से खतरा है, ठीक है। और फिर वहां पे जाके वो चार्जेस लगाते हैं, और उसके बाद आप देखोगे उनको जो गवर्नमेंट है वहाँ की वो सपोर्ट करती है। तो ये लोग भी क्या करते हैं वहाँ पे जाके, जो नॉट सारे लोग नहीं बोल रही हूँ मैं, कुछ लोग जो होते हैं वहाँ जाके, क्योंकि बेटर लाइफ के लिए वो वहाँ पे जाके अपने पब्लिक चार्जेस लगा देते हैं, और उसके बाद आप देखोगे यूएस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं अपॉन अराइवल। तो ये चीज़ को आप देखोगे वो लोग थोड़ा सा कंसिडर कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि बाकी लोग भी जो बाकी देशों से वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको इंस्ट्रक्शंस आए हैं कि आप इन लोगों की हेल्थ देखिए, रेस्पिरेटरी डिजीजेज, डायबिटीज़ है ना, बीपी, कैंसर, ऐसी कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन, न्यूरोलॉजिकल हेल्थ कंडीशन, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, ये कंडीशन जो होती है बहुत लॉन्ग टर्म होती है, इनमें बहुत पैसा खर्च होता है, और इसलिए आप देखोगे केयर भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो हो सकता है कई बार लोगों के पास ना हो, तो वो फिर यूएस में आके डिपेंडेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ भी अब देखी जाएगी। फिर यहाँ पे ना एक बड़ी न्यूज़ आती है। आपको पता है कि चाइना के ऊपर इतनी भारी भरकम टैरिफ लगाने के बाद ज़्यादा कुछ सिचुएशन में फ़र्क हुआ नहीं है। इनफैक्ट चाइना ने अपना रिकॉर्ड हाई ट्रेड सरप्लस रिकॉर्ड किया है 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का। मतलब सोच रहे हो 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स तो किसी बहुत सारे देशों की जीडीपी होगी, ठीक है। इंडिया की 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स है, तो चाइना ने तो लगभग आधा जो होगा इसका वो ट्रेड सरप्लस रिकॉर्ड किया है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि यूएस का फिर टैरिफ लगाने का फ़ायदा क्या हुआ, कुछ हुआ भी या नहीं हुआ। तो इसका अपन आंसर ये बोल सकते हैं कि कुछ हुआ भी और कुछ नहीं हुआ। हुआ कैसे है कि यूएस के साथ जो चाइना का ट्रेड था ना वो कम हो गया, ठीक है, क्योंकि चाइना के ऊपर करीबन 150% टैरिफ भी लगे थे कुछ कुछ जगह पे। तो आप ये बोलोगे कि चाइना का जो यूएस के साथ ट्रेड था वो काफ़ी कम हो गया। पहले कुछ 350 बिलियन डॉलर का ट्रेड था, अब 250 बिलियन डॉलर ही रह गया, ठीक है। प्लस अब इससे हुआ क्या कि यूएस में जो चाइना के ऊपर जैसे टैरिफ लगा, तो जो 200 रुपये का सामान था अब उस पर आप 250% टैरिफ लगा दोगे, तो उससे क्या होगा, वो जो सामान होगा करीबन 500 रुपये का हो जाएगा, तो वो सामान महंगा हो जाएगा। तो यूएस में क्या होगा, वो सामान इम्पोर्ट नहीं किया जाएगा, करेक्ट है ना। लेकिन इस वजह से क्या हुआ, क्योंकि यहाँ का सामान महंगा हुआ, तो ये जो चाइना था उसने दूसरे मार्केट ढूंढे, लेटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया वगैरह के, जहाँ पे वो अपना सामान पहुंचा पाए, ठीक है। और क्योंकि वो सामान इतना चीप होता है तो ईजिली आप देखोगे बाहर की कंट्रीज में उसकी डिमांड उल्टा ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो इसलिए चाइना का जो सरप्लस है आप देखोगे बाकी जो देश हैं उनके कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी बेनिफिट में रहा, क्योंकि उनको एक क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है, बेस्ट प्रोडक्ट जो होता है बहुत ही स्लो दामों में मिल गया, बहुत ही छोटे दामों में मिल गया, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, देखो किसी एक कंट्री के साथ आपका सरप्लस होगा तो किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड डेफिसिट होगा। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि चाइना का हर कंट्री के साथ ही ट्रेड सरप्लस है, ठीक है। तो ये यूटोपियन वर्ल्ड चाइना ने क्रिएट कर रखा है कि वो एक ही कंट्री पूरे ट्रेड को डोमिनेट करके है, बाकी सारी, और ऐसा नहीं एक कमोडिटी में, सारी कमोडिटीज़ में। आप एग्रीकल्चर से ले लो, टॉयज़ वगैरह ले लो, स्मार्टफोन्स ले लो, रेयर अर्थ मिनरल्स ले लो, फार्मास्यूटिकल्स ले लो। मतलब आप ये सोचो कि उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी अच्छी बनाई है कि एक ही कंट्री एक तो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करके है ट्रेडिंग में, दूसरा आप देखोगे सारे प्रोडक्ट्स में भी डोमिनेट कर रही है, चाहे वो फास्ट फैशन प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो एआई प्रोडक्ट्स हो, ठीक है। तो आप देखो कितनी डाइवर्सिटी है, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, जो यूएस ने एक्शन लिया उससे उल्टा बाकी जगह नुकसान हो गया, क्योंकि चाइना के जो प्रोडक्ट्स थे उन्होंने दूसरे मार्केट्स को फ्लड करना चालू कर दिया, और इस वजह से चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है ओवरऑल यूएस के साथ तो कुछ कम हुआ, लेकिन जो ट्रेड सरप्लस है बाकी कंट्रीज के साथ वो बढ़ गया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो होता क्या है, एक कंट्री जो होती है ना बी कंट्री को बेचती है, ठीक है। और फिर ये जो मतलब बी कंट्री जो होती है वो कोई सी को बेचती है, वहाँ से पैसा आता है, फिर वो ए को बेचती है। पर अगर एक ही कंट्री इन सबको बेचेगी तो बाकी कंट्रीज के पास आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम पैसा आएगा कहाँ से, उस एक कंट्री को देने के लिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर चाइना ट्रेड सरप्लस में चल रहा है, इसका मतलब है कि बाकी कंट्रीज ट्रेड डेफिसिट में चल रही हैं, तो कितने लंबे समय तक वो ट्रेड डेफिसिट में जा पाएगी। आपको भी पता है कि इंडिया जो ट्रेडिंग करता है, अगर हमारा डेफिसिट आता है तो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट से कटता है, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या फिर जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो फिक्स्ड हैं, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हमारे फिक्स है, जैसे अगर हम बोलते हैं 650 बिलियन डॉलर, तो एक हद तक ही तो आप इसको कंज्यूम कर पाओगे, उसके बाद तो आपको कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा ना कि आपको भी किसी कंट्री के साथ ट्रेड सरप्लस हो रहा हो। तो अगर कोई एडिशनल मनी आएगा ही नहीं कंट्री में, तो कब तक आप देखोगे वो इंपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे चाइना अलोन ही सारी चीज़ें बना रही है, कार्स भी बना रही है, स्टील भी बना रही है, टॉयज़ भी बना रही है, तो बाकी जो देश है उनके मैन्युफैक्चरर्स को क्या होगा,
करेक्ट है ना। और इस वजह से होता क्या है, क्योंकि चाइना इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रही है ट्रेडिंग सिस्टम को, इकोसिस्टम को, तो लोगों का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन सब पे से विश्वास उठ जाता है और कंट्रीज जो है फिर वो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ, रीजनलिज्म की तरफ यहाँ जाने लगती हैं, WTO के ऑर्डर से दूर जाने लगती हैं। ठीक है, तो चाइना जो है वो इसलिए जीतता है क्योंकि वो फ्री मार्केट के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, कैसे? आप बोलोगे कि मैं देखो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पे वेजेस बहुत कम है। ठीक है, प्लस आप देखोगे उनकी करेंसी को वो डेप्रिशिएट करके रखते हैं ताकि जो उनके एक्सपोर्ट्स है वो सस्ते रहें। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करते रहते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, उनके एक्सपोर्ट्स चीपर रहते हैं। प्लस आप देखोगे वहाँ पे अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनना चाहती है तो गवर्नमेंट उसको इतना सपोर्ट देती है कि लिटरली बता रही हूँ, उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है ना वो ऑलमोस्ट जीरो पे आ जाता है। तो ऑब्वियसली फिर ऐसी कंपनीज को मार्केट में कम्पीट करने में क्या ही है, फिर तो वो सामान बेचेंगी ना, इसलिए। ठीक है, अब ईरान में जो हो रहा है उस वजह से क्या होगा, जो वहाँ पे इंडियंस हैं करीबन, मतलब ऐसा बोला जाता है कि 10,000 से 12,000 इंडियंस वहाँ पे हैं, तो उनको बोला जा रहा है कि हमारे एम्बेसी की एक तो हेल्पलाइन नंबर दी है, ईमेल आईडी दी है, उनको एम्बेसी से कांटेक्ट करने को बोला है। अगर वो नहीं कर पा रहे तो उनके घर वाले जो इंडिया में या कहीं और रहते हैं उनको बोला है कि भाई उनका नाम वगैरह रजिस्टर करो, ताकि कोई भी हेल्प अगर प्रोवाइड करनी है तो वो प्रोवाइड की जा सके। उनको बोला है कि आप फालतू में प्रोटेस्ट साइट्स के आसपास मत जाओ, घर पे ही रहो, अपने मतलब जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, लोकल चैनल्स होते हैं, सोशल मीडिया होता है, उससे न्यूज़ लेते रहो, पैनिक मत करो। ठीक है, और अगर ईरान छोड़ सकते हो किसी भी मतलब फ्लाइट वगैरह से तो आप प्लीज़ छोड़ के आ जाओ। अभी सरकार कोई इवैक्यूएशन प्लान नहीं कर रही है, पर ऐसी कोई नौबत आई तो सरकार इवैक्यूएशन भी करेगी। ठीक है, तो उन्होंने वही बोला है कि जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं ट्रैवल के, पासपोर्ट के, वो सारे रेडी करो, जस्ट इन केस आपको तुरंत वहाँ से निकलना पड़े। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 2000 देखो आपको पता है कि 2025 में भी इसराइल और यूएस ने मिलकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे 12 दिन का वॉर बोला था। तब भी आप देखोगे सेम एडवाइजरी इशू करी गई थी इंडिया से, है ना। और इंडिया ने एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया था जिसको अपन लोग ऑपरेशन सिंधु बोलते हैं। ठीक है, जून 18 को, ताकि वो अपने नेशनल्स को निकाल सके वो उस कॉन्फ्लिक्ट जोन से। ठीक है, और करीबन 4,000 इंडियंस को निकाला गया था, और कुछ श्रीलंकन्स भी थे, कुछ नेपालीज भी थे, एक दो नेशनलिटीज़ और थी, तो बहुत सारे लोगों को वहाँ से निकाला गया था। उसमें से कुछ 1,500 महिलाएं थी, 500 बच्चे थे। और वही अभी सरकार बोल रही है कि अगर ऐसा कुछ हुआ कि वहाँ पे फुल स्केल वॉर आता है तो इंडिया अपने लोगों को इवैक्यूएट करने का पूरा ट्राई करेगा। ठीक है, अब ईरान के ऊपर जो यूएस ने टैरिफ्स लगाए हैं, है ना, कि 25% टैरिफ लगाएंगे उन कंट्रीज़ पे जो बेसिकली यूएस के साथ ईरान के साथ डील कर रही हैं। तो आपको पता होना चाहिए ऐसी सारी कंट्रीज़ बेसिकली जनरली किसके साथ डील करती हैं, चाइना के साथ। ठीक है, तो ये आपको पता लगेगा। तो अगर न्यू दिल्ली जिसके मतलब इंडिया अगर आप देखोगे जिस पे ऑलरेडी 50% टैरिफ लगा हुआ है, 25% तो ऐसे ही लगा था, 25% क्योंकि हम रशियन ऑयल खरीद रहे थे, अब 25% और लग जाएगा क्योंकि हम ईरान से सामान खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रेश टैरिफ्स लगेंगे वो हार्डली हमें इम्पैक्ट करेंगे, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इंडिया ईरान का जो ट्रेड है जो कभी 15-10 बिलियन डॉलर हुआ करता था, आज आप देखोगे वो 1.6 बिलियन डॉलर के आसपास ही है। ठीक है, बहुत कम है। उसमें से भी अगर आप देखोगे हम एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं वर्सेस हम इम्पोर्ट कितना कर रहे हैं, तो करीबन हम इम्पोर्ट ही ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वहाँ से ईरान जो है हमसे हमें वहाँ से ऑयल और नेचुरल गैस वगैरह मिलता है। अब वैसे अगर मैं इंडिया का टोटल वो देखूँ कि कितना वो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, ट्रेड करता है, उसके हिसाब से इंडिया ईरान का ट्रेड है वो 0.15% है। मतलब 100% का सिर्फ 0.15% है इंडिया और ईरान का ट्रेड। ठीक है, और मतलब ईरान, जैसे अगर मैं 2024 की बात करूं तो ईरान का जो टोटल जितना वो इंपोर्ट करता है अपनी कंट्री में आयात करता है 68 बिलियन डॉलर के आसपास। उसमें जो कंट्रीज़, ईरान कौन सी कंट्रीज़ के साथ आप देखोगे ट्रेड डील कर रहा है, चाइना है, टर्की है, यूएई है, ईयू है। ठीक है, ईयू भी है। आप देखो हम पे इतना दबाव बनाते हो, ईयू खुद आप अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है ईरान के साथ। ठीक है, और इंडिया जो है जनरली जो एक्सपोर्ट करता था वो तो जैसे चाय था, तो चाय के जो एक्सपोर्टर्स है वो इस वक्त काफ़ी परेशानी में है, क्योंकि पहले उनका एक अच्छा मार्केट था, रशिया वो चला गया, अब ईरान वाला मार्केट भी चला जाएगा। तो चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, अपने मरीन प्रोडक्ट्स हो गया, राइस हो गया। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा अपन एक्सपोर्ट करते थे ईरान को। और इसमें करीबन कितना होगा, मतलब 700 मिलियन डॉलर के आसपास। तो 1.6 बिलियन डॉलर अगर मैं ट्रेड बोल रही हूँ तो उसमें से 0.6 बिलियन डॉलर इंडिया एक्सपोर्ट करता है, 1.1 बिलियन डॉलर जो है इंडिया इंपोर्ट करता है। ठीक है, मैंने बताया था ना प्री कोविड लेवल्स अगर आप देखोगे 2019, 17, 18 के आसपास हमारा जो ट्रेड था वो 15 बिलियन डॉलर के आसपास था। मोस्टली हम क्रूड को इम्पोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब ये जो ट्रेड है वो आप देखोगे काफ़ी कम हो गया है। ओके, और ऐसा हुआ क्यों था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ईरान के ऊपर जब सैंक्शंस लगे थे तो ऑब्वियसली जब आपने वेस्टर्न सैंक्शंस लगाए हैं तो आपने उनको स्विफ्ट सिस्टम से भी बाहर कर दिया, जो बेसिकली बैंकिंग का मैसेजिंग सिस्टम होता है जिससे पूरे सेटलमेंट होता है। इससे भी रशिया को बाहर किया था। इसलिए आप देखोगे इंडिया और रशिया ने जो ट्रेड था वो रूपी और रूबल में करना शुरू कर दिया था। वैसे ईरान के साथ भी आप देखोगे रियाल में ट्रेड शुरू हो गई थी, लेकिन स्विफ्ट सिस्टम से आपने बाहर कर दिया। प्लस आप देखोगे जो इंडिया और ईरान का ट्रेड हो रहा था फिर
वो बेसिकली वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो अकाउंट से हो रहा था, ठीक है। तो अब वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नहीं पता तो अपन इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। वॉस्ट्रो एंड नॉस्ट्रो अकाउंट्स, ठीक है। इंडिया अगर आप देखोगे उसने इंपोर्ट किया है काफ़ी सारा तेल, हमें पता ही है, जब तक उस पर सैंक्शंस नहीं लगे थे ईरान पे। ईरान एक पॉइंट पे आप देखोगे इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट तेल का सप्लायर था, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, ईयू, चाइना, बहुत सारी कंट्रीज थी जिन्होंने सैंक्शंस हटाने के लिए बात करी थी। फिर ट्रम्प साहब आए, फिर से सैंक्शंस लग गए। इंडिया का छाबार पोर्ट में क्या इन्वेस्टमेंट है। और वर्ल्ड अगर आप देखोगे, चाइना बार बार ये बोल रहा है कि टैरिफ वॉर में कोई विनर्स नहीं होते हैं, ओनली लूजर्स होते हैं। और अगर चाइना के इंटरेस्ट को बचाने की बात आई तो चाइना अपने अपने लॉफुल और आप देखोगे मतलब लेजिटिमेट इंटरेस्ट को पूरी तरह से बचाएगा, ठीक है। और ये अब ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके ऊपर है कि कितने सारे वहाँ पे डेथ्स वगैरह हो चुके हैं। रशिया बार बार यही बोल रहा है कि आप किसी के इंटरनल अफेयर्स में सबवर्सिव तरीके से एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है और ये अलाउड नहीं है, ठीक है। और ईरान की जो अथॉरिटीज़ है, देखो एक तरफ तो बोल रही हैं कि हाँ इकोनॉमिक मतलब डिस्ट्रेस तो है कंट्री में, लेकिन दूसरी तरफ ये जितने भी डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं आप देखोगे पूरी तरह दबाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि पहले ये डिमॉन्स्ट्रेशन सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में थे, अब वो रजीम को गिराने के ऊपर है। इंडिया का ईरान पे क्या टेक है, तो इंडिया अगर आप देखोगे तो आपको पता है अफगानिस्तान में भी कुछ हुआ था तो इंडिया में काफ़ी इंपैक्ट पड़ा था। ईरान का भी सेम चीज़ है, क्योंकि ईरान जो है वो इंडिया के नेबरहुड में ही आता है। इंडिया ऑब्वियसली आप देखोगे यूएस को एक्शन में कभी सपोर्ट नहीं करेगा अगर वो मिलिट्री तरीके से इंटरफेयर करेगा ईरान वगैरह में, क्योंकि इंडिया कभी भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं चाहता किसी के इंटरनल अफेयर्स में, ठीक है। और आपको पता है इंडिया ईरान का भी ट्रेड इतना है नहीं, बट अगर इस रीजन में इंस्टेबिलिटी आती है तो इंडिया के जो रिलेशन है मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, बाकी कंट्रीज़ के साथ, वो भी इफेक्ट होते हैं। प्लस हमारे जो इतने सारे इंडियंस वहाँ पे रहते हैं वो इफेक्ट होते हैं, वहाँ से आने वाला रेमिटांसेस इफेक्ट होता है, ट्रेड इफेक्ट होता है। और कोई भी जो इंस्टेबिलिटी होती है फिर आपको बताइए कि पूरे रीजन की सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट क्रिएट करती है, तो वो वाली चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वही है, बस नंबर्स रिपीट करे गए हैं, ठीक है, कि बॉम्बिंग वगैरह हुई थी जब, कितने आप देखोगे 300 से ज़्यादा इनफैक्ट वहाँ के जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनकी डेथ हो चुकी है। और अब सरकार क्या होता है कि कंट्रोल करने के लिए क्या कर रही है, वहाँ पे प्लेन क्लोथ्स जो होते हैं ना, जैसे जो सिविलियंस वाले जो कपड़े होते हैं उसमें पुलिस को घुमा रही है, ताकि अगर उनको लगे कि कोई एंटी नेशनल एलिमेंट है उसको तुरंत पकड़ा जा सके। फिर एक बड़ी खबर आती है मुंबई से, आपको पता है कि बीएमसी जो है वो चुनाव में जा रहा है ना, बृहद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। आई थिंक देश की सबसे अमीर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। और इसमें बहुत सारी इश्यूज, जैसे वहाँ का एक मीठी रिवर होती है, ये मीठी रिवर आपके पवई वगैरह से निकल के अंधेरी से होते हुए फिर आप देखोगे माहिम क्रीक से वो अरेबियन सी में बह जाती है। अभी मीठी रिवर जो है बेसिकली ये अर्बन रिवर है, ठीक है, जो अर्बन सिटी रिवर वगैरह होती हैं। और ये अर्बन रिवर को लेके आप देखोगे इंडिया में ऑलरेडी एक यूपीएससी में मेंस का क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि अर्बन रिवर्स की हालत अगर आप देखो, जैसे राजस्थान में जो अपना अमानिशा नाला हो जाएगा, ठीक है। प्लस आप देखोगे अपनी जो द्रव्यवती रिवर्स है, जैसे जयपुर में बात करूँ तो द्रव्यवती रिवर हो जाएगा आपका, मीठी रिवर हो गई मुंबई में। वैसे ही आप देखोगे हैदराबाद में भी आपकी एक रिवर हो जाती है। तो यहाँ सब में क्या होता है, ये जो अर्बन रिवर्स हैं, क्योंकि आपको पता है एक तो अर्बन रिवर्स में इंक्रोचमेंट हो रहा है, बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, तो ये रिवर्स जो है उनका रास्ता काटा जा रहा है, ठीक है। प्लस आप देखोगे इनका पोल्यूशन हो रहा है, इसमें वेस्ट डंप किया जाता है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो टाटाज ने ये द्रव्यवती रिवर जो अमानिशा नाला होता है उसको साफ करने का पूरा प्रोजेक्ट लिया था। 5 साल बाद भी अगर आप उस जाओगे मानसरोवर साइड के एरिया में जहाँ पे वो नीचे से होके ऊपर आती है, वहाँ पे चेक कर लेना, झाग झाग बने हुए हैं, तो मतलब इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, सीवेज का वेस्ट वहाँ पे डंप कर दिया जाता है। प्लस आप देखोगे रिवर्स ही गायब हो चुकी है, तो कोई ग्रीन स्पेसेस, ब्लू स्पेसेस कुछ है ही नहीं, है ना। तो रिवर्स जो है बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बट ये बोलते सारे हैं कि रिवर्स जो होती है वो लाइफ लाइन होती है, और फ्लड्स वगैरह होती है जब एक्सटेंसिव बारिश हो जाती है, तो उसमें अगर आप देखोगे रिवर्स के रास्ते अगर रोके हुए नहीं हैं तो उसमें से क्या होता है, आप इजीली फ्लडिंग वाली सिचुएशन आती नहीं है, क्योंकि रिवर्स जो होती है उनके पास कैपेसिटी होती है कि वो एक्स्ट्रा पानी को सोक कर सके। मुंबई में भी आपको पता है 2005 में जो फ्लड्स आए थे, जो मीठी रिवर पे आए थे, उसके बाद डिसाइड किया गया था कि इस पर 75,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह लगाए जाएंगे, इसको क्लीन किया जाएगा, इसके रास्ते को ब्लॉकिंग होने से बचाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे वादे किए गए थे, बट अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो वही आप देखोगे क्योंकि बीएमसी जो है वो चुनाव पे जा रही है, इसलिए फिर से इशू आ चुका है। प्लस जो क्वालिटी ऑफ रिवर है कि उसका जो पानी है उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उसमें जो जैसे आपका बीओडी अगर अपन बोलते हैं कि 3 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, तो करीबन 100 है, ठीक है। आपको बोलते हैं टोटल क्लोरीफॉर्म कंटेंट जो होता है उसमें बैक्टीरिया वगैरह का वो इतना होना चाहिए, तो वो भी आप देखोगे फीकल बैक्टीरिया का कॉन्टेंट उसमें बहुत ज़्यादा है। प्लस आप देखोगे बीओडी डिजॉल्व ऑक्सीजन काफ़ी कम है। प्लस आप देखोगे
हाँ, ये रहा फीकल क्लोरोफॉर्म मैंने आपको बता दिया, ठीक है। प्लस आप देखोगे यहाँ पे मतलब जितने भी अपने जैसे वाटर क्वालिटी इंडेक्स निकलता है, जैसे अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वैसे ही वाटर क्वालिटी इंडेक्स निकलता है, तो उसकी जो मतलब सिचुएशन है वहाँ पे वेरी बैड है, तो बहुत ही घटिया है। मीठी रिवर रिजुनेशन प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ था, रिवर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल प्रोजेक्ट, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं बट अभी तक कुछ सक्सेस हुआ नहीं है। और अब जो ये मुंबई के सिविक पोल्स में हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि जनरली क्या होता है 48 घंटे पहले अपन बोलते हैं ना कैंपेनिंग बंद कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन, क्योंकि यही पंचायत और म्यूनिसपैलिटी के चुनाव जो होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर आते हैं, तो महाराष्ट्र का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसने आप देखोगे इसके अंदर मुंबई के जो अभी बृहद मुंबई कॉरपोरेशन के जो चुनाव हो रहे हैं इसके अंदर आप 48 आवर्स के अंदर भी डोर टू डोर कैंपेनिंग अलाउ कर दी। इनफैक्ट उन्होंने बोला अगर कहीं पे ईवीएम काम नहीं करेगी तो उसकी जगह एक ऑक्सिलरी मशीन होती है वो रख दी जाएगी जो कि वोट्स को रिकॉर्ड करेगी, और एकदम लास्ट मोमेंट पे बताया। इसको लेके आप देखोगे जो भी ऑपोजिशन था ठाकरे वाकरे वो सब है ना मतलब उन्होंने ये एक तरीके से हुल्ला मचा दिया कि ऐसा लास्ट मोमेंट पे क्यों हो रहा है, कि तो कहीं ना कहीं इलेक्शन रिक करने की बात की जा रही है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है कि जो मुंबई में हो रहा है देखो जैसे अपने ऊपर के चुनाव होते हैं एमपीज एमएलए वाले, वैसा ही कुछ आपको म्यूनिसपैलिटी और पंचायत के चुनावों में देखने को मिल रहा है कि पूरे चुनाव जैसे बिहार में क्या हुआ, कैश ट्रांसफर जो होता है महिलाओं को कि 10,000 रुपये उनके खाते में डाल दिए जाएंगे, वो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया था इलेक्शन का। और कहीं ना कहीं ऐसा बोलते हैं नीतीश कुमार का जो ये वाला मूव था इसने इलेक्शन जिता दिया। मुंबई में भी सेम चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। बहुत सारे वादे करे गए, इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दे देंगे, वाटर बिल नहीं आएगा, फिर आपको हेल्थ केयर प्रॉपर दे देंगे, प्लस आप देखोगे सड़कें बना देंगे, कोई पॉट होल नहीं होगा, है ना। बहुत सारे वादे किए जा रहे हैं यहाँ पे देखो, ठीक है। आपको इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे, आपका जो बस का फेयर होता है महिलाओं के लिए 50% कम कर दिया जाएगा, 5 लाख तक के ब्याज मुक्त जो ऋण होता है वो महिलाओं को प्रोवाइड किया जाएगा, मंथली कैश ट्रांसफर्स दिए जाएंगे जो स्लम में रहते हैं, प्लस जो आप देखोगे डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, प्लस आप देखोगे आपके जो ये होते हैं प्रॉपर्टी के एक्सपेंशन टैक्स एग्जेम्पशंस होते हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे। ऐसे करके आप देखोगे कितने सारे वादे किए जा रहे हैं। प्रॉब्लम वादों में नहीं होती, प्रॉब्लम इस फ्रीबी कल्चर में है, क्योंकि पॉइंट ये है कि जब सरकार कुछ वादा करती है मैनिफेस्टो में लिखा होता है, जब वो इलेक्ट होकर आती है तो उसको ये पूरे करने पड़ते हैं। पॉइंट ये है कि पैसा लिमिटेड है, ठीक है। जब पैसा लिमिटेड है, आपको पता है कि स्टेट की बोरोइंग कैपेसिटी लिमिटेड है तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तो और लिमिटेड है, ठीक है। तो वो जब इतना पैसा ला नहीं सकते तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो आपका लेजिटिमेट पैसा था जो सड़कें बनाने में, पॉट होल्स को कवर करने में, बेटर ट्रैफिक लाइटिंग वगैरह देने में यूज़ होना चाहिए था, वो सारा पैसा आप कैश ट्रांसफर में जा रहा है। तो आप ये वाली जो सिविक कम्युनिटीज़ होती है ना फिर ये खराब होती हैं, तो आप ये शिकायत कर ही नहीं सकते कि पॉट होल्स नहीं भरे जा रहे हैं, सड़कें नहीं बन रही हैं, क्योंकि जो बजट था वो तो आपके कैश ट्रांसफर में चला गया। समझ में आ रहा है। तो जब भी ऐसे मैनिफेस्टोज आते हैं तो ये बोल रहे हैं कि मुंबई जैसी एक लोकेलिटी म्यूनिसिपैलिटी जहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग रहते हैं, ठीक है, फिल्म स्टार से लेकर आप देखोगे एजुकेटेड क्राउड रहता है, फाइनेंशियल कैपिटल है पूरी इंडिया की, वहाँ पे भी जो कॉन्वर्सेशन है वो हुए ही नहीं है इस चीज़ के बारे में कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो फ्रीबी कल्चर पे लोगों को या वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। मतलब आप एक तरीके से जो वोटर्स हैं वो सिटीजन्स नहीं है, अब वो वन वे उनको बोलते हैं ना ऊपर से बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो एक तरीके से खरीदार हैं। तो अगर आप देखोगे कुछ सिचुएशन खराब भी हुई, अमेनिटीज़ नहीं मिली, तो वो कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि वो सिर्फ एक वन वे रेसिपिएंट बन चुके हैं, ठीक है। सिटीज़ आप देखोगे ऐसा नहीं है जो मुंबई में है कि आपको सब्सिडाइज्ड हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, लाइटिंग, फूड, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें पहले भी मिलती थी, पर कैश ट्रांसफ़र जो है ना वो एक नया तरीका ईजाद हुआ है पॉलिटिक्स में, ठीक है। वोटर्स जो है वो वोटर्स की तरह नहीं देखे जा रहे हैं, सिटीजन्स की तरह नहीं देखे जा रहे हैं, वो बेसिकली एक बेनिफिशरीज की तरह देखे जा रहे हैं जिनके पास कोई राइट नहीं है। अगर उनको ऊपर से सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो उनके पास पूछने के अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये जो कैश ट्रांसफ़र होता है ना ये बेसिकली स्टेट और उसके सिटीजन के बीच में जो रिलेशन होता है उसको ऑल्टर कर देता है, ठीक है। अब वो वोटर वोटर नहीं रहता, वो बस एक वन वे रेसिपिएंट बन जाता है, ठीक है। और इसलिए आप देखोगे अकाउंटेबिलिटी, क्वेश्चंस पूछने की पावर उसे छीन ली जाती है, और अब वो सिर्फ आप देखोगे क्या करता है, आभार व्यक्त कर सकता है, ग्रैटिट्यूड दिखा सकता है कि भैया जो उसको मिल रहा है उतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो सिटीजन्स जो होते हैं वो स्टेक होल्डर नहीं रह जाते, वो बेसिकली सिर्फ रेसिपिएंट रह जाते हैं जो अपने नेक्स्ट पे आउट का कि भैया हमें नेक्स्ट मंथ कितना कैश ट्रांसफर आएगा उसका वेट करते हैं, ठीक है। और ये जो होता है काफ़ी डैमेजिंग होता है। म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो वेलफेयर डिपार्टमेंट नहीं होती है, उनके पास आप देखोगे बहुत सारा काम है, ड्रेनेज से लेकर, लाइटिंग से लेकर, फूड से लेकर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर, ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर, फ्लड कंट्रोल से लेकर, स्कूल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सारी चीज़ें आप देखोगे उनके अंदर आती है, और ये सारी चीज़ों में लगता है पैसा, ठीक है। मैंने आपको बताया ना स्टेट के पास ही इतना पैसा लिमिटेड है, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, ठीक है। और जितना पैसा आप ऐसे कैश ट्रांसफर में डालते हो उतना पैसा ही आपके जो बाकी अमेनिटीज़ हैं,
है ना, कि बस डिपोज नहीं बन रहे हैं, आपकी ड्रेन्स जो है वो अनक्लॉग नहीं हो रही हैं, पॉट होल्स जो है वो फिक्स नहीं हो रहे हैं, उन सब में से कम होता है। ठीक है, तो कई तरफ तो आर्ग्यूमेंट आपने सुने होंगे कि जो ये कैश ट्रांसफर होते हैं अच्छे होते हैं, महिलाओं को दिए जाते हैं, उनको रिलीफ मिल जाता है डिफिकल्ट टाइम में। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्रेडिबिलिटी। मैनिफेस्टो खुद में एक बजट नहीं है, ठीक है, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास अनलाइक सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा प्रिंट करने की पावर नहीं है। ठीक है, उनके पास बहुत लिमिटेड पैसा होता है, इवन रेवेन्यूज़ के भी जो सोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आप देखोगे कि ये जो आप रॉन्ग प्रायोरिटी दे रहे हो ना, कि आप कैश ट्रांसफ़र करोगे, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे, ये सही नहीं है। आपको पता है 2017 में उस समय जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हुआ करते थे, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। उन्होंने बोला था कि सरकार की जो स्कीम्स है उसमें बहुत सारी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर्स होती हैं। सही लोगों को एक्सक्लूड कर देते हैं, गलत लोगों को इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसको कम करने के लिए एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट लाते हैं कि हर किसी को खाते में सरकार इतना पैसा देगी, और उसके बाद उसकी मर्जी है कि वो कौन सी स्कीम्स में एनरोल करना चाहता है, किससे फ़ायदा लेना चाहता है, और बाकी सारी स्कीम्स बंद कर दी जाएंगी। ठीक है, अभी जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो कॉन्सेप्ट आया था, अब वो क्वाजी यूबीआई बन गया है, जिसमें आप देखोगे इलेक्शन में आके पार्टीज प्रॉमिस करती है कि अगर हम आए तो हम आपको इतना कैश देंगे, दूसरी पार्टी आती है बोलती है हम आपको इससे ज़्यादा कैश देंगे। ठीक है, अब ये स्कीम्स जो होती है ना, वो क्या करती हैं बेसिकली, इनका जो देखो, एक बार आपने किसी को खाते में पैसे देने शुरू कर दिए, आपको लगता है कि वो आप पैसा कभी बंद कर सकते हो? नहीं। करेक्ट है ना? तो कैश ट्रांसफर अगर आपने एक बार शुरू कर दिया, बस पॉलिटिकल पार्टीज आती जाती है और उस पैसे को बढ़ाती जाती है, लेकिन आप उसको फिर बंद नहीं कर सकते। करेक्ट है? तो यहाँ पे आप देखोगे कि आप जो आप पैसा बढ़ाओगे, अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो पाई का, देखो टोटल पाई सेम है, टोटल पिज़्ज़ा का साइज सेम है। अगर कोई बंदा 4 स्लाइस खा गया तो बाकी लोगों को कम मिलेगा। तो अगर ज़्यादा पैसा आप देखोगे कैश ट्रांसफर में चला गया, तो बाकी स्कीम्स वगैरह है उसमें से पैसा अपने आप कट जाएगा। ठीक है, तो जब इलेक्शंस आप देखोगे ऑप्शन बन गए एक तरीके से, डेमोक्रेसी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बन गई है। वोट्स जो है ये नहीं पूछने के लिए है कि भाई मुंबई को क्या चाहिए, वोट्स इसलिए हैं कि हमें क्या मिलेगा सरकार से। ठीक है, आप इससे इलेक्शन जीत सकते हो, पर मुंबई की जो सिचुएशन है वो सही नहीं कर सकते। मुंबई में अगर कोई पूछे कि आज क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है भाई, भाई मुंबई एक ऐसा शहर है जो आप देखोगे समुंदर किनारे है, तो वहाँ तो एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के चलते, लेकिन फिर भी आप देखोगे वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता जा रहा है। मुंबई में अगर आप देखोगे सड़कें बहुत खराब हैं, पॉट होल्स ही पॉट होल्स आपको मिल जाएंगे, फ्लड्स आने की संभावना हो जाती है, जो आप देखोगे थोड़ी सी बारिश बढ़ जाती है, ट्रैफिक का इतना बड़ा मेजर इशू है, सीवेज आप देखोगे प्रॉब्लम है सीवेज मैनेजमेंट में, वेस्ट जो है वो ऐसे ही डंप कर दिया जाता है, ऐसे पहाड़ बने हुए हैं उसके, प्लस आप देखोगे फुटपाथ नहीं है लोगों के चलने के लिए हर जगह, है ना? तो ऐसा आप देखोगे बहुत सारी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड टू एंड नहीं है, काफ़ी अच्छा है बाकी सिटीज़ के मुकाबले, लेकिन वही है कि आप इसको यूरोपियन कंट्रीज से कंपेयर कर लोगे तो बहुत ही ख़राब है। ठीक है, प्लस आप देखोगे करप्शन है, तो वो सारी चीज़ें देखते हुए आप देखोगे मुंबई को ये सारी चीज़ें चाहिए। और ये ऑलरेडी जो चुनाव हो रहे हैं वो 4 साल के डिले के बाद हो रहे हैं। मतलब आप सोचो एक ऐसी सिटी जो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, इतनी ज़्यादा मॉडर्न है, वहाँ पर अगर आप देखोगे 4 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, तो बाकी सिटीज़ का तो क्या ही हो रहा होगा। ठीक है, तो ये जो कैश ट्रांसफर्स हैं, मैनिफेस्टोज हैं, ये मतलब एक तरीके से सही अप्रोच नहीं है किसी भी, मतलब इलेक्शन को जीतने की सही अप्रोच है, लेकिन एक सिटी को लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए अच्छी अप्रोच नहीं है। फिर यहाँ पे ना सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपको बताया था ना, वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का केस चल रहा है, जहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स ने मिलकर लगाया है कि कैसे ये जो एक्सरसाइज हुई है, ठीक है, पुनरीक्षण वाली, ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो वोटर्स हैं उनको हटा दिया जा रहा है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल पूछा था कि क्या आपके पास पावर है कि आप किसी को सिटीजन ना घोषित करते हुए आप बोल दो कि भाई इनको वोटिंग के राइट्स नहीं दिए जाएंगे। तो इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि देखो आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन करवाना, उसको डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना, ये सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर आता है। प्लस आर्टिकल 326 हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स वगैरह हो जाएगा। उसमें जो होता है अपने ऑफिसर्स के थ्रू, जो कि ईआरओ होते हैं, एईआरओ होते हैं, उसके बाद वो मतलब डॉक्यूमेंट्स मांग के सिटीजन से वेरीफाई कर सकता है कि क्या वो वोट देने के लायक है या नहीं है। ठीक है, ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं कि भाई अगर हमें ऐसा लगा, हमने इंक्वायरी करी और हमें ऐसा लगा कि आप सिटीजन नहीं हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वो बोल रहे हैं कि एमएमआरडीए एक्ट होता है, माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, ठीक है, उसके अंदर अगर आपको बेनिफिट्स चाहिए तो आपको इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा। करेक्ट है, और ये कौन होता है, जो अथॉरिटी होती है वो चेक करती है आपके डॉक्यूमेंट देखने के बाद कि क्या आप इंडियन सिटीजन हो या नहीं, और आपको क्या ये बेनिफिट्स मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी यही बोल रहा है कि सिटीजनशिप एक्ट के अंदर कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, और उसको डिपोर्ट करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, लेकिन उसको वोटिंग राइट से हटाने का काम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, उन्होंने यही कहा था कि
मतलब इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास अगर उसको ऐसा लगता है डॉक्यूमेंट्स देख के प्रिलिमिनरी तरीके से कि सिटीजन नहीं है, तो उसके पास पूरी पावर है कि वो उसका नाम इलेक्टोरल रोल से हटा सके। और ऐसा नहीं है कि जो अग्रीव्ड पर्सन होता है जिसका नाम हटाया जा रहा है उसके पास मौके नहीं है, उसके पास बहुत मौके होते हैं उस नाम को वापस जुड़वाने के लिए। वो उन्होंने सरकार से दरख्वास्त किया। आप इसको ऐसे सोचिए कि अगर अपन ने इसको नहीं कंसिडर किया तो हो सकता है कि वो वोट देने के बाद मतलब जब वो प्रोसेस खत्म हो तो आपको ये समझ में आए कि वो तो इंडिया का सिटीजन नहीं था, तो आपने बेसिकली एक नॉन सिटीजन को इंडियन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका दे दिया। ठीक है, तो वो ज़्यादा गलत होगा। तो जब तक आप देखोगे उसकी सिटीजनशिप पे डाउट है, तब तक आप देखोगे ये गलत नहीं होगा कि हम उसको इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया से बाहर रखें। मतलब मुझे भी एक तरीके से अगर आप देखोगे पहले लग रहा था ये गलत है, लेकिन जब मैंने ये रिस्पॉन्स पढ़ा तो मुझे भी ये सही लगा कि भाई अगर किसी की सिटीजनशिप पे ही आपको डाउट है, प्रोवाइडेड कि आपने उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करे, आपने पूरी प्रोसेस फॉलो करी है और आपको लग रहा है कि हाँ कुछ मिसिंग है और इसमें कुछ केस इन्वॉल्व हो सकता है, तो वहाँ पे आप देखोगे अगर आप नॉन सिटीजन को अलाउ कर रहे हो तो वो सही एक मतलब अपन बोलते हैं ना संदेश नहीं जाता है बाकी लोगों को। फिर आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे लास्ट ईयर और 2-3 सालों में आपने देखा होगा बहुत सारे स्टैम्पीड्स हुए हैं, ओवर क्राउडिंग वगैरह की वजह से लोगों की डेथ वगैरह हो गई है। तो स्टैम्पीड्स को लेके आप देखोगे होम मिनिस्ट्री ने एक मीटिंग हुई थी डीजीपीज और आईजी की, वहाँ पे ये मतलब उनको बोला है कि जो सारी स्टेट्स है एक मतलब होता है ना एसओपी बनाएंगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएंगी कि कैसे उनको ये जो इवेंट्स होते हैं, चाहे वो फेस्टिवल हो, चाहे वो कल्चरल हो, कुंभ मेला जैसा कुछ हो, या फिर आप देखोगे कोई एक्टर वगैरह आ रहा हो, ऐसे कोई भी इवेंट जहाँ पे क्राउडिंग हो सकती है, कॉन्सर्ट्स वगैरह हो रहे हो, वहाँ पे आप देखोगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएंगे ताकि ये जो है वो अक्रॉस स्टेट्स फॉलो हो सके, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी जाए, कोई भी मतलब होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी और के ऊपर ना डाल सके। ठीक है, इसमें जो इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं उनसे आप देखोगे पहले पूरा प्लान मंगवाओगे, उनको बोलोगे जो उनके वॉलंटियर्स है वो एक तरीके का ही ड्रेस पहनेंगे ताकि अगर कल को कुछ भी होता है तो उनको आइडेंटिफाई करके उनकी हेल्प ली जा सके। प्लस आप देखोगे एंट्री एग्जिट के रूल्स क्या हैं, प्लस आप देखोगे कैसे वो लोग अरेंजमेंट्स को मैनेज करेंगे, इसके पूरे डिटेल्ड रिकॉर्ड्स वो लोग अपने पास रखेंगे। प्लस जब भी इवेंट हो जाएगा उसके बाद ये जितने भी स्टेट के पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो बैठ के डिस्कस करेंगे कि उन्होंने इस इवेंट से क्या सीखा, ताकि जो अच्छी लर्निंग्स हैं वो सबके साथ शेयर हो सके, और अगर कुछ खराब हुआ है तो उससे जो सीख मिलती है वो आगे इंप्लीमेंट करी जा सके। ये एक तरीके से आर्काइव की तरह काम करेगा, एक रिकॉर्ड की तरह काम करेगा, रिपोजिटरी की तरह काम करेगा फ्यूचर इवेंट्स के लिए, ताकि आप इंप्रूवमेंट कर सको और स्टैम्पीड जो टेरर थ्रेट्स वगैरह को अवॉइड कर सको। ठीक है, इसमें आप देखोगे और ये अपन ने देख ही लिया है, प्लान सब मैंने बता ही दिया है आपको। प्लस आप देखोगे डिस्कस करेंगे अरेंजमेंट्स, ये अपन ने डिस्कस कर लिया है। तो पिछले साल आप देखोगे एक तो वो एक्टर टर्न पॉलिटिशियन विजय का जो तमिलनाडु में करूर में उन्होंने एक मीटिंग रखी थी, उसमें 40 लोगों की डेथ हो गई। प्लस आप देखोगे वो चिन्ना स्वामी स्टेडियम नहीं था जहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जीते थे, वहाँ पे भी 11 लोगों की डेथ हो गई स्टैम्पीड की वजह से। फिर कुंभ मेला में आपको ऑलरेडी पता है कि 30 से 50 लोग डेथ हो गई थी क्योंकि वो स्टैम्पीड हो गया था रेलवे स्टेशन में, क्योंकि वो ट्रेन एक ही थी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आप देखोगे कि ये जो अपना डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, इस पर आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटू लास्ट ईयर आई थिंक नवंबर के आसपास ये केस लिया था कि डिजिटल अरेस्ट जो हो रहे हैं जिसकी वजह से 50,000 करोड़ से ज़्यादा का इंडियन पैसा जो है वो नुकसान में चला गया है। तो इसको लेके सीबीआई सारे केसेस को क्लब कर दिया जाए और सीबीआई को एजेंसी बनाया जाए कि वो सारे केसेस को ढंग से बैठ के मतलब एनालाइज करेगी और जो भी इसके पीछे इन्वॉल्व है उनको सज़ा भी दिलवाएगी। ठीक है, तो इसी को लेके आप देखोगे अभी मतलब एक आरबीआई ने भी डिटेल रिपोर्ट दी है और ऐसा बोला जा रहा है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स के इंटर डिपार्टमेंटल जो हेड्स होते हैं वो सब इन्वॉल्व होंगे, ताकि आप है ना लेजिस्लेशन, रूल, सर्कुलर, वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सको जो अपने को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए। अब आप देखोगे ड्रग्स के मामले में आप रोज़ सुन रहे होगे, जैसे कोकेन को लेके तो आपको पता है वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को उठा लिया गया, जबकि कोकेन जो है वो कोलंबिया से आता है, मोस्टली मैक्सिको से आता है। वैसे ही फेंटानिल आप देखोगे, आपने न्यूज़ में सुना होगा क्योंकि यूएस और चाइना के बीच में फेंटानिल जो था वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कन्वर्सेशन बना हुआ है। बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो डीक्रिमिनलाइज कर रही हैं ड्रग्स को, कि मतलब वहाँ पे लीगलाइज हो जाएगा, जैसे वीड हो जाएगा, हैश हो जाएगा, है ना। बहुत सारे ड्रग्स को अगर आप लेते हो तो आपको कोई जेल टर्म नहीं होगा। अब उस सिलसिले में आप देखोगे ड्रग्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहे हैं। अब हमारे यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस होता है, उसने बेसिकली सिंथेटिक ड्रग होती है ये मेफिड्रॉन, ठीक है, उसका एक बहुत बड़ा 270 किलो का जो जत्था था, जो एक चिकन फीड के मतलब होता है ना बैग में सप्लाई हो रहा था, उसको भी पकड़ा है, जिसकी मार्केट में अगर आप देखोगे 80 करोड़ से ऊपर की वैल्यू है। तो ड्रग्स की स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग, ये सब काफ़ी बढ़ चुका है। अब यूजीसी जो है आपको पता है कि रोज़ कुछ ना कुछ अपने को सुनने को मिल रहा है, या तो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड या हायर एजुकेशन से रिलेटेड। एक तो वो नीट जेई एग्जाम्स जो है उनको बदलने की बात की जा रही है, स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी के हिसाब से क्वेश्चंस का जो टफनेस लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ाने, और ये सब होता है ना रियल टाइम में अडेप्टेबिलिटी टेस्ट की बनाने की बात की जा रही है।
प्लस आप देखोगे पहले ही मॉक पेपर्स वगैरह देने की बात की जा रही है। कल अपन ने पढ़ाया था कि जो हायर स्कूल एजुकेशन होती है 11th-12th क्लास के लिए, कि कैसे उसको रेलेवेंट बनाया जाए, डमी स्कूल्स को कम किया जाए, पैरेलल एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है कोचिंग सेंटर्स के फॉर्म में उसको खत्म किया जाए, कैसे आप देखोगे स्कूल्स के करिकुलर को अपडेट किया जाए ताकि वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो रियलिटी है उसको भी टच कर सके। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। प्लस आप देखोगे यूजीसी बहुत सारे रूल्स आती रहती है, जैसे आईआईटी में भी आप देखोगे क्योंकि बहुत सारे सुसाइड्स के केसेस बढ़ रहे हैं, तो आईआईटी में भी काउंसिल बनी है कि कैसे मेंटल हेल्थ को टैकल किया जाए आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस में। वैसे अब यूजीसी ने क्या करा है, जो कैंपस पे अभी आपको न्यूज़ नहीं आई थी, ये 2018-19 की बात है आई थिंक, जब वेमुला और ताड़वी जो थे वो उन्होंने सुसाइड कर ली थी, क्योंकि कास्ट बायस जो होता है कैंपस में, आपकी कास्ट को लेके किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हो, तो उसके वजह से आप देखोगे 2 लोगों ने हत्या कर ली। बट उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने को मिले थे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से। तो अब यूजीसी ने फाइनली रेगुलेशंस निकालने हैं कास्ट बायस को चेक करने के लिए कैंपसेस पे। तो उन्होंने इसका नाम बेसिकली हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होगा उसको एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी, जो विमेन, डिसेबल्ड है ना, ST SC OBCs, इन सब के मेंबर्स उसमें इंक्लूडेड होंगे। और ये जो रेगुलेशंस आए हैं उसका नाम है यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स रेगुलेशन 2026, ठीक है। और ये बेसिकली रेगुलेशंस जो थे वो लास्ट ईयर पहले दिए गए थे पब्लिक फीडबैक के लिए, फीडबैक आने के बाद अभी फाइनली लागू हो चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट मतलब है ना ने भी बोला था यूजीसी को कि आप प्लीज़ चेक करो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप देखोगे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज आप देखोगे वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते हैं और उनके खिलाफ बायस हो रहा है। तो इसी को लेकर आप देखोगे यूजीसी ने नोटिफाई किया है। अब आती है एक बड़ी खबर, इंडिया के ही LAC LOC और यहाँ पे एक ट्राइंगल जैसा होता है जिसको अपन शक्शगाम वैली बोलते हैं, ठीक है। तो ये शक्शगाम वैली से एक न्यूज़ आती है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि अभी ये जो चाइना की एक्टिविटी है शक्शगाम वैली में फिर से बढ़ गई है। और अभी तक तो आपको पता है जो इंडिया चाइना का वॉर हुआ था 1962 में, वो क्यों हुआ था, क्योंकि जैसे चाइना है, चाइना में यहाँ पे जिंगजियांग प्रोविंस आता है, तो उन्होंने जिंगजियांग से यहाँ से तिब्बत को जोड़ने के लिए एक सड़क बना दी जो इंडिया के हिस्से से होकर गुजर रही थी और इंडिया को आइडिया भी नहीं था, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे ये वॉर होता है और ये वाला जो हिस्सा होता है ये इंडिया का, ये बेसिकली चाइना के अंदर चला गया। और अभी अपन ये जो लाइन है जो ये वाले हिस्से को सेपरेट करती है, अपन इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC बोलते हैं, ठीक है। इंडिया ने ऐसा कोई भी अग्रीमेंट साइन नहीं किया है चाइना के साथ जहाँ पे हम ये लाइन को रिकॉग्नाइज करते हैं या फिर हम मान रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है कि वो चाइना के पास है, ऐसा हमने कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया है। अब इसके बाद क्या होता है, ये ट्राइंगल वाला हिस्सा की कहानी कहाँ से आती है, आपको पता है कि ये वाला जो हिस्सा है वो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के जो वॉर्स हुए थे 1965 वाला 1948 वाला, वहाँ पे आप देखोगे ये हिस्सा कब्जा लिया था और उसके बाद ये वापस नहीं आया। अब उन्होंने क्या किया था, ये है सियाचिन ग्लेशियर, जैसे ये ऐसे है तो यहाँ आता है सियाचिन ग्लेशियर और ऊपर आता है शक्शगाम का ट्रैक्ट जो कि एक ट्रायंगुलर एरिया है, ठीक है। ये ऐसे करके आप देखोगे पाकिस्तान के पास था, तो पाकिस्तान ने एक अग्रीमेंट किया 1963 का बाउंड्री अग्रीमेंट चाइना के साथ, जहाँ पे उन्होंने शक्शगाम वैली वाला जो एरिया था वो चाइना को दे दिया, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि चाइना ये मानता है कि शक्शगाम वाला जो पूरा पार्ट है वो उनका है और वो उसका रेफरेंस देता है 1963 के बाउंड्री अग्रीमेंट पे, और वो यहाँ पे बोलता है कि हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर इंडिया मना करता है तो ये हमारे इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप कर रहा है। इंडिया ये बोल रहा है कि ना तो हम LAC मानते हैं ना हम ये बाउंड्री अग्रीमेंट मानते हैं, तो टेक्निकली आप हमारी टेरिटरी में हो और आप हमारी टेरिटरी में इलीगल काम कर रहे हो और ऐसा हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे, ठीक है। अग्रीमेंट बिल्कुल भी इनवैलिड है, इलीगल है और कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो होती है वो इंडिया मानेगा कि उसकी खुद की टेरिटरी में हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि शक्शगाम वैली है क्या, मैंने आपको पहले भी बताया, ये बेसिकली काराकोरम जो ट्रैक्ट है उसका पार्ट है। ये जो अपना गिलगिट रीजन होता है जो कि ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान है, सियाचिन ग्लेशियर के नॉर्थ में है। ये UPSC प्री में ऑलरेडी पूछ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो इतनी हार्ड है कि वहाँ पे हैबिटेशन तो कोई ले नहीं सकता है, ठीक है। और ये इंडिया के पास ही था, फिर वो बाउंड्री अग्रीमेंट हुआ और फिर वो चाइना के पास चला गया, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि CPEC का एंगल क्या है इसके अंदर। देखो आपको ये पता होगा, एक मिनट, जैसे ये वाला हिस्सा इधर चला गया है ना, ये वाला हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये वाला हिस्सा लगभग ये वाला पूरा हिस्सा आप देखोगे यहाँ पे, और ये वाला हिस्सा इंडिया के पास है। अब चाइना ने क्या किया, पहले 1962 के टाइम पे सड़क बनाई थी यहाँ से जिंगजियांग से तिब्बत को कनेक्ट करने के लिए। जिंगजियांग चाइना का एकदम आप देखोगे वेस्टर्न पार्ट है जो कहीं से कनेक्टेड नहीं है। और अब आप देखोगे चाइना ने एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू किया था, जिससे वो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के अंदर ही एक हिस्सा है जो चाइना के जिंगजियांग प्रोविंस को यहाँ पे पाकिस्तान के ग्वाडर पोर्ट से कनेक्ट करेगा। ग्वाडर कहाँ पे आता है, पाकिस्तान के बलोच डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। और अब इसमें क्या हो जाएगा
कि ये जो है इसलिए लगभग $50 मिलियन का प्रोजेक्ट था, जिसकी रेट बढ़ बढ़ के ये $62 मिलियन के आसपास हो गया। लेकिन आइडिया यही है कि इसके अंदर चाइना जो है बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, यहाँ पे पाइपलाइन, रेलवे, रोडवे, हर तरीके से इस रीजन को यहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो टेक्निकली तो पाकिस्तान इससे खुश होना चाहिए था और चाइना को भी इससे खुशी होनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे जो बलूचिस्तान में जो लोग रहते हैं वो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि हमारा क्रूड ऑयल और हमारे जो लोग हैं उनको तो कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा, वो बाहर जा रहा है और चाइना के लोग आके इस पूरे प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। जबकि आप देखोगे ऐसे प्रोजेक्ट जब बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनता है, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, जो नहीं हुआ। तो इस वजह से आप देखोगे प्रोजेक्ट बहुत डिले हो गया। प्लस आप देखोगे पाकिस्तान में खुद के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, जिस वजह से प्रोजेक्ट जिस लेवल पे काम इसका होना चाहिए था, जितनी जल्दी होना चाहिए था, उतना जल्दी हो नहीं पाया। चाइना ने ये कनेक्टिविटी क्यों ली है? क्योंकि चाइना ये चाहता है कि चाइना की जो डिपेंडेंसी है मलक्का स्ट्रेट पे, वो कम हो जाए। अभी चाइना को जो भी ट्रेड करनी है अफ्रीका से, मिडिल ईस्ट से, वो बेसिकली यहाँ से होते हुए सी रूट के थ्रू मलक्का से होती है। तो उसकी जो डिपेंडेंसी है इस मलक्का स्ट्रेट पे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ग्वाडार पोर्ट से डायरेक्टली आप देखोगे रोडवेज और रेलवेज के थ्रू सामान जो है डायरेक्ट चाइना पहुंच जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि चाइना की जो डिपेंडेंसी है मलक्का स्ट्रेट पे वो कम हो जाएगी। ठीक है, और इंडिया तो हमेशा से ना तो सी पैक को मानते हैं हम, ना ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को मानते हैं, और ना ही हम ये LAC को मानते हैं। ठीक है, फिर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा केस आ जाएगा, जो आपको पता है डॉग बाइट से रिलेटेड था। पिछली बार आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि जितने भी जो कुत्ते होते हैं जो सड़क पे घूम रहे हैं, स्ट्रीट डॉग्स, इनको उठाया जाए और इनको बेसिकली शेल्टर्स में डाल के बंद करके इनको स्टेरलाइज किया जाए, या फिर इनको बेसिकली वैक्सीनेट किया जाए। ठीक है, पर लेकिन सबको उठा लिया जाए। अब आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही हैवी हैंड लिया है। उन्होंने बोला है कि जो भी अगर कोई डॉग बाइट होता है और उससे कोई डेथ होती है, तो स्टेट्स के ऊपर इतनी हैवी पेनल्टी दी जाएगी, क्योंकि ये काम उनको अकाउंटेबिलिटी वाला पहले ही कर लेना चाहिए था, जो उन्होंने आज तक नहीं किया है। कोई भी इंजरी होती है, कोई भी डॉग बाउट होती है, तो हम लोग इतना हैवी कंपनसेशन लगाएंगे स्टेट्स पे कि उन्होंने 75 सालों से कोई काम नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो लाइबिलिटी है अकाउंटेबिलिटी की है, जो लोग आप देखोगे स्ट्रीट के डॉग्स को फीड करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपको फीड करना है, आपको इन पे प्यार आ रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि आप इनको घर ले जाओ, ठीक है, आप अपने कैंपस में रखो, लेकिन आप इनको बाहर क्यों छोड़ रहे हो? ठीक है, क्योंकि बाकी लोगों को इनसे डर लगता है। अब मैंने आपको पहले भी बोला ये कोई सही अप्रोच नहीं है। ठीक है, और मैंने इसके ऊपर एक्सटेंसिवली आर्टिकल्स भी डिस्कस करे, जैसा मैंने आपको बताया था। जो सही अप्रोच होती है वो तो यही होती है कि आप वैक्सीनेट करते हो उनको, ठीक है, स्टरलाइज करते हो, और फिर आप देखोगे रिलीज़ करते हो। ठीक है, कैप्चर, वैक्सीनेट, स्टरलाइज, रिलीज, CVSR टेक्निक बोलते हैं। ये बहुत सारे यूरोपियन देशों में इंक्लूडिंग फ्रांस, UK, हर जगह आप देखोगे काम आई है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, वैक्सीनेशन करने से एक तो डॉग बाइट, रेबीज़, ये सारे केसेस नहीं होते हैं, मतलब अगर किसी को काट भी लिया तो एटलीस्ट वो उनकी डेथ नहीं होगी। और स्टरलाइज करने से क्या होता है, वो पॉपुलेशन बढ़ती नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से आप देखोगे सही सोल्यूशंस तो यही है, शेल्टर होम्स को भी बिल्ड करना पड़ेगा, प्रॉपर फीडिंग वहाँ पे अवेलेबल करवानी पड़ेगी, उतनी एमिनिटीज़ वहाँ बनवानी पड़ेगी। आप ऐसे ही बस एक डिसीजन लेके नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। बाकी अपन देखेंगे इसके आगे इसमें क्या होता है। फिर एक बहुत बड़ी खबर है कि रोबोटिक सर्जरी जो है जयपुर में पहली बार परफॉर्म करी गई SMS हॉस्पिटल में। मतलब जब भी ऐसे मेडिकल साइंस में कुछ होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखो, ह्यूमंस कितना भी कमा ले, अल्टीमेटली क्या होता है, कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम तो होती है। वहाँ पे अगर मेडिकल साइंस हमारा आगे बढ़ जाएगा, तो वो जो हमें पेन होता है, हमें जो आप देखोगे इतना परेशानी होती है, वो कम हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे आप देखोगे ये जो रोबोटिक्स, AI, मशीन लर्निंग का आप इस्तेमाल करते हो मेडिकल फील्ड में, ये काफ़ी अच्छा है। फिर एक है ना, बड़ी खबर आती है। एक्चुअली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, एक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक एक्ट आया था 2018 में। मतलब पहले ही आ गया था ये, पर इसमें 1988 का है। फिर उसमें 2018 में चेंजेस करे गए थे, और उस चेंज में ये बोला गया था कि अगर आप किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रोसीडिंग शुरू करना चाहते हो, तो आपको पहले सरकार का अप्रूवल लेना पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि वो अपना जो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ में कुछ काम कर रहा था। अब क्या होता है कि इस पे ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में ना 2 जज की बेंच बैठी थी, तो उन्होंने ना स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, इन्होंने कुछ और किया, इन्होंने कुछ और कहा है। तो अब क्या होगा, ये वापस से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के पास चला गया है। अब वो दूसरी कोई बेंच अपॉइंट करेंगे, जो ऑब्वियसली 3 जज बेंच होगी, और वो इस पर फाइनल अपना रिजल्ट सुनाएगी। हुआ क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर ये जो जस्टिस, एक तो BV नागरत्ना है, ठीक है, जो हो सकता है कि अपनी पहली फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने। तो उन्होंने ये बोला कि ये कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि आप बेसिकली करप्ट इंसान को प्रोटेक्ट कर रहे हो। लेकिन वहीं जो दूसरे जज हैं, जस्टिस KV विश्वनाथन, उन्होंने ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, क्योंकि अगर आप किसी को ऐसे किसी ऑफिशियल को बार बार करप्शन के प्रोसीडिंग्स में ले लोगे, तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इसमें क्या गलत है कि अगर लोकायुक्त या जो लोकपाल होता है, जो अपनी सबसे एंटी करप्शन की हाईएस्ट बॉडीज़ है, अगर उन्हें ही नहीं लगता कि प्रोसीडिंग शुरू होनी चाहिए, तो प्रोसीडिंग शुरू नहीं होनी चाहिए। तो वही है
कि ये जो चीज़ है अब आगे चली गई है, तो इसमें अभी अपन इतना डिस्कशन नहीं करेंगे। जब फाइनल कोई वर्डिट आएगा तो अपन इसको तब देखेंगे। अब आपको पता है सबरीमाला टेम्पल में ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें चल रही थी कि वहाँ पे एक तो जो गोल्ड था वो मिसिंग था, उसके ऊपर आप देखोगे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठी थी। फिर वहाँ के जो महंत, वहाँ के जो प्रीस्ट होते हैं, उनका ही हाथ पाया गया, जो मतलब वहाँ पे मेंटेन करते हैं ना इस टेम्पल को, उन्हीं के जो लोग थे ट्रैवनकोर देवस्थम बोर्ड के, वही पाए गए कि उन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन किया है फंड्स वंड्स का। अब दूसरा एक चीज़ पता लगता है कि वहाँ पे ना सबरीमाला टेम्पल में रोज़ अगर आप देखोगे 300 350 किलो घी बिकता है, ठीक है। वो बेसिकली अडिया शीशम शिष्टम घी होता है, जो बेसिकली अपन बोलते हैं ना भगवान के प्रसाद के फॉर्म में बिकता है, ठीक है। 100 ml के पैकेट होते हैं, 100 रुपये में बिकते हैं। 35 लाख रुपए की ऐसा बोलते हैं कि सेल होती है। अब हुआ क्या है कि ऐसा बोला जा रहा है कि इस घी को बेचने से जो मतलब प्रोसीड आ रहे थे, जो पैसे आ रहे थे, वो बेसिकली यहाँ के जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ थे, जो मतलब एम्प्लॉयज़ थे ट्रैवनकोर देवस्थम बोर्ड के, ठीक है, जो इस टेम्पल को मैनेज करते हैं, वो बेसिकली इसका पैसा मंदिर में के ट्रस्ट में ना देके खुद के पॉकेट्स भर रहे थे। तो इसको लेके फिर से एक नया केस सामने आया है, ठीक है। फिर अपन चलते हैं जर्मनी और इंडिया के रिलेशंस पे, और ये आर्टिकल नन अदर देन सी राजा जी ने लिखा है। बहुत ही अमेजिंग आर्टिकल है। देखो उन्होंने सीधा सीधा ये बोला है कि जर्मनी के जो चांसलर हैं, ठीक है, फ्रेडरिक मर्ज, जब उन्होंने इंडिया विजिट किया, ठीक है, तो ये मेयरली सिर्फ एक रिलेशनशिप के बारे में नहीं है, बल्कि उस चीज़ के बारे में जो भी डिस्ट्रप्शंस हम देख रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, कि एक तरफ तो यूएस है जो आप देखोगे टैरिफ वॉर वगैरह कर रहा है, और दूसरी तरफ चाइना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम लोग फंसे हुए हैं। तो एक तरीके से हम नई एक्सेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम इंडिया और यूरोप के जो रिलेशंस हैं, जो कहीं ना कहीं एक ही चीज़ चाहते हैं, चाहे वो क्लाइमेट के फॉर्म में हो, डेमोक्रेसी के फॉर्म में हो, ठीक है, लोगों के भलाई के फॉर्म में हो, तो हम एक नई एक्सेस डेवलप कर सकें। वो बोल रहे हैं कि यूरोप जो है वो पहले आप देखोगे यूएस पे डिपेंडेंट था अपनी सिक्योरिटी के लिए, है ना, और कहीं ना कहीं रशिया पे डिपेंडेंट था, चाइनीज सप्लाई चेन पे डिपेंडेंट था प्रोडक्ट्स के लिए। अब ये भी, इसको भी सारी चीज़ें वापस रीथिंक करनी पड़ी हैं। जैसे आप देखोगे इंडिया को भी कन्फ्रंटेशन हो रहा है, यूएस जो है वो अपने टैरिफ लगा के आप देखोगे ट्रेड में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, प्लस हमारा जो एक्सेसिव रिलायंस है रशिया के वेपन्स के ऊपर, प्लस आप देखोगे चाइना का जो एलएसी के आसपास कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इस वजह से आप देखोगे इंडिया और यूरोप कहीं ना कहीं सिमिलर तरीके के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ठीक है। प्लस आप देखोगे कि जर्मनी की अगर हम बात करें तो यूरोप में सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री भी है, वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इंडिया भी 5th है, हमें 4th पे आना पड़ेगा ना। तो हम बेसिकली अगर आप देखोगे जर्मनी जो है वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है। प्लस आप देखोगे जर्मनी जो है डिफेंस के वाइज अगर अपन देखो तो 4th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग है, मतलब यूएस चाइना रशिया के बाद अगर बोलते हैं ना कौन सी कंट्री है जो डिफेंस में तो ज़्यादा खर्च कर रही है, तो जर्मनी करीबन 3.5% अपने जीडीपी का $200 बिलियन के आसपास खर्च कर रही है। इंडिया लगभग $80 बिलियन के आसपास करती है, ठीक है। तो इंडिया और जर्मनी जब भी बोल रहे हैं कि हम को डेवलपमेंट, को मैन्युफैक्चरिंग या को जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे, तो वो बहुत बड़ी बात है। प्लस आप देखोगे कि अभी देखो चाइना कैसा है वो भी असर्टिव हुआ जाए, ठीक है। आपको पता है एलएसी के क्रॉस जो करता रहता है वो तो है ही। प्लस आप देखोगे कि कहीं ना कहीं चाइना का जो इंडो पैसिफिक में हस्तक्षेप है और इतना ज़्यादा जो यूनी डोमिनेंस की तरफ जा रहा है वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए सही नहीं है, ठीक है। प्लस आप देखोगे इंडिया यूरोप जो है बाकी चीज़ें जैसे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इंडिया यूरोप जो है वो बेसिकली एक बेटर रिलेशनशिप की तरफ जाना चाहते हैं, और इंडिया यूरोप जो एक्सेस है उसको एक नया मतलब देना चाहते हैं, ठीक है। फिर से एक आर्टिकल है जर्मनी के ऊपर कि जर्मनी जो है यूरोप में अगर अपन देखेंगे तो जर्मनी इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन जो इंडिया का जर्मनी के साथ ट्रेड है लगभग आई थिंक $50 बिलियन का है, चाइना का करीबन $250 बिलियन का है। ये तो आई थिंक हर जगह ही होगा। इंडिया का ट्रेड अगर आप देखोगे लैटिन अमेरिका के साथ वो भी 50-55 बिलियन डॉलर का है, चाइना का वहाँ पे भी 200-250 बिलियन डॉलर है। तो चाइना का जो ट्रेड है आप देखोगे वो इंडिया जहाँ पे भी इतना ट्रेड करता है उससे करीबन 3 से 5 गुना होता है, ठीक है। और प्लस आप देखोगे जर्मनी में पॉपुलेशन एज हो रही है तो उनको भी स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। प्लस आप देखोगे कुछ सिटीज़ या कुछ शहरों में तो उनका लेबर शॉर्टेज, कुछ इंडस्ट्रीज़ में तो बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आप एक ग्लोबल स्किल्स डिक्लेरेशन वगैरह चीज़ें करते हो तो उसमें इंडिया को भी फ़ायदा है। फिर अपन चलते हैं एक सैड न्यूज़ की तरफ कि इंडिया का जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उसको ये ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स होता है ब्लूमबर्ग का, उसमें इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। आप देखो सबसे पहले तो अच्छा ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं पता तो अपन इसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे कि बॉन्ड, उसका इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड यील्ड, ठीक है। बॉन्ड यील्ड और इंटरेस्ट रेट्स कैसे रिलेटेड होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स और यील्ड में फ़र्क क्या होता है,
ठीक है। और इंडिया देखो होता क्या है कि ऐसे बहुत सारे इंडाइसेस निकलते हैं ग्लोबल लेवल पे। इसमें क्या होता है, अगर कोई कंट्री के बॉन्ड्स मतलब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे आप ये बताते हो कि आप मतलब आपकी जो सरकार है वो उसके बॉन्ड्स इतने महत्वपूर्ण हैं ग्लोबल मार्केट में कि आपको इस इंडेक्स में इंक्लूड किया जा रहा है। तो अगर आप इंक्लूड नहीं होते तो जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट होता है वो डाउन हो जाता है। तो इस वजह से आप देखोगे गवर्नमेंट बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट रेट्स था वो भी, जो यील्ड था वो कम हो गया। ठीक है, फिर प्राइसेस जो थे वो डाउन चले गए। ओके, फिर अपन चलते हैं यहाँ पे यूसीबी लाइसेंसेस की तरफ। एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। तो आपको पता है कि अपने यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, बेसिकली जो इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जो इस बैंक के मेंबर्स होंगे उन्हीं को लोन दिया जाएगा और उन्हीं से मतलब डिपॉजिट तो किसी से भी ले सकते हो, लेकिन जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं को लोन दिए जाते हैं। ये फुल फ्लेजेड बैंक्स नहीं होते हैं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, आरबीआई का पहले तो कुछ भी हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन फिर अब ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में चेंजेस वगैरह करे गए और अब आरबीआई भी इनको मॉनिटर करता है। ठीक है, तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, कुछ रूरल भी होते हैं। रूरल में आपने सुना होगा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं। ठीक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं। मतलब कुछ शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म वाले होते हैं। शॉर्ट टर्म में तो आपके लैंड डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, स्टेट और सेंट्रल वाले। और शॉर्ट टर्म में आपकी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं। फिर आपका सेंट्रल कमर्शियल बैंक्स होते हैं और फिर आपका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होता है, फिर आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है। ठीक है, ये तो हो गए रूरल में। और अर्बन में आपको पता ही है क्या होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अब हुआ क्या था, पिछले 20 सालों में आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जो लाइसेंसेस थे वो बंद कर दिए थे। ये कह के कि ये फेलियर हो रहे थे, मिसमैनेजमेंट था, फ्रॉड्स बहुत सारे हो रहे थे। प्लस आप देखोगे ये जो सेंट्रल बैंक थे ये मतलब काम नहीं कर पा रहे थे, ये फेल हो रहे थे बार बार। ठीक है, अब क्या हुआ है, यूसीबी के लाइसेंसेस खोले जाएंगे। एक आर गांधी जी के अंदर कमेटी बनी थी, उन्होंने बेसिकली सजेस्ट किया था कि आप सारी यूसीबी को लाइसेंसेस क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि यूसीबी एक अच्छा तरीका है बोलते हैं ना अर्बन एरियाज में लैंडिंग और फॉर्मल फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने का। तो जो भी यूसीबीज जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है 5 साल से, है ना, वो अच्छा काम कर रही हैं, और तो उनको जो मतलब जिनके पास डिपॉजिट्स और एसेट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उनको आप बेसिकली मतलब होते हैं ना कि लाइसेंसेस दे दो। करेक्ट है, ठीक है, तो उनको आप है ना लाइसेंसेस दे सकते हो। अब सर जो आरबीआई है वो बोल रही है कि 5 साल तो नहीं 10 साल देखेंगे, उसमें से 5 साल अगर आप देखोगे आपका मतलब गुड फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है तो उनको आप देखोगे कि आप है ना कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को मतलब आप अलाउ कर दोगे। जो क्रेडिट सोसाइटी होती है वो बहुत छोटा सा हिस्सा होती है, फिर जब ये बड़ी बनती जाती है तो इसको फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस मिलता है। तो अगर आप अब 10 साल से काम कर रहे हो, 5 साल आपका अच्छा फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आपको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस दे दिया जाएगा। ठीक है, तो बस वही है कि आपका इसमें ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा कि आपके साउंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वगैरह देखे जाएंगे। और ये पता होना चाहिए कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो होती हैं इनका जो CRAR का रेशियो होता है वो अलग होता है। प्लस आप देखोगे ये चेक वगैरह इशू नहीं कर सकती है, नॉर्मल बैंकिंग ऑपरेशंस की तरह काम नहीं करती, ये हर किसी को लेड नहीं कर सकती हैं, डिपॉजिट किसी से भी ले सकती हैं। ठीक है, और अभी जो यूसीबी लाइसेंसेस हैं अल्टीमेटली यही है कि मतलब जो बोरिंग होती है उसको बढ़ा देगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ा देगा। और प्लस आप देखोगे यूसीबीज में चैलेंज क्या आए थे। देखो इन यूसीबीज क्या होता है, कोऑपरेटिव्स में क्या होता है कि जैसे अमूल है, तो अमूल में आपने सपोज करो 50% शेयर भी खरीद रखे हो ना, तो भी आपको एक ही वोट मिलेगा। वहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ शेयर होल्डिंग। प्लस आप देखोगे कि इस वजह से क्या होता है कि सपोज अगर कंपनी में कोई भी प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपका वोट ही एक है, तो आपने चाहे शेयर्स कितने भी हो आपको प्रॉफिट जो है वो उतना ही मिलेगा। तो इससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स के पास इंसेंटिव नहीं रहता है। ठीक है, कि मतलब उनके पास इंसेंटिव नहीं है ना कि वो अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि उनको पता है कि कितना भी अच्छा परफॉर्म करे उनको तो वही चीज़ मिलनी है। ठीक है, तो ये इंसेंटिव नहीं होता इन्वेस्टर्स के लिए कि वो है ना शेयर्स खरीदे कोऑपरेटिव बैंक का, और अनअट्रैक्टिव बना देता है कोऑपरेटिव बैंक्स को। ठीक है, प्लस आप देखोगे यूसीबी के जो लाइसेंसेस कैंसिल करे गए थे 2020 से 25 में, उसमें मोस्टली गवर्नेंस रिलेटेड फेलियर्स, मैनेजमेंट फ्रॉड्स थे। ठीक है, प्लस आप देखोगे जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं उनके पास नॉलेज नहीं थी, एक्सपर्टीज़ नहीं थी इस सेक्टर की। प्लस आप देखोगे जो डायरेक्टर था वो खुद ही के लोगों को लेंडिंग वगैरह कर रहा था, उस वाले इश्यूज से हुआ था। तो अब अगर आप इंडिया में बात करोगे तो इंडिया में ऐसे भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो 1000 करोड़ से ज़्यादा के डिपॉजिट्स लेके बैठे हैं। ठीक है, ग्रॉस एनपीए जो होता है इनका 3% से कम हो गया है। तो अब ये राइट टाइम है कि हम यूसीबीज को एक्सपैंड कर सकते हैं। फिर एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है हमारे वी अनंथा नागेश्वरन जी, उनका एक मतलब स्टेटमेंट आया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है ना वो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म होती है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। क्योंकि जब कंट्री ग्रो करती है तो पाई का जो साइज़ है, जो जैसे जीडीपी का साइज़ है वो ही बढ़ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पाई का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, जब इकोनॉमी बढ़ती है तो जॉब्स क्रिएट होंगी, आपकी इनकम्स आएगी, डिमांड बढ़ेगी, मार्केट बढ़ेगा, तो लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग अपने आप इंक्लूड होंगे क्योंकि उनके पास पैसा आएगा तो अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर सके।
वही हुआ था ना शेयर मार्केट के साथ, जैसे जो यूथ पॉपुलेशन थी उनके पास पैसा आया तो उन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको फ्यूचर ज़्यादा बेटर लगने लगा प्रेजेंट से। उन्होंने बोला कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होता है वो सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। उन्होंने बोला कि जब आपके लाइवलीहुड एक्सपैंड होने लग जाएंगे, डिमांड बढ़ जाएगी, जॉब्स बढ़ जाएगी, तो लोग ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। प्लस इसी के साथ हमारे जीडीपी को रिलेटेड एक बड़ी न्यूज़ आई है। आपको पता ही होगा कि सरकार जीडीपी, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ये सारे इंडाइसेस को अब है ना वो करने की कोशिश कर रही है, मतलब अपडेट करने की कोशिश कर रही है। तो मैंने आपको शायद कल की क्लास में बताया था कि सीपीआई जो है उसका भी बेस ईयर 2012 से करके 2024 कर दिया जाएगा। वैसे जो जीडीपी है उसका बेस ईयर चलता है 2011-12, वो भी 2022-23 कर दिया जाएगा, ठीक है। और जीडीपी की जो मेथोडोलॉजी है वो भी चेंज करी जा रही है, उसमें डेटा जो है नए सोर्सेज से वो भी लिया जाएगा। प्लस आप देखोगे इसमें नई चीज़ें कुछ ऐड करी जाएंगी, नई कुछ चीज़ें हटाई जाएंगी, तो नया जीडीपी का डेटा नए साल में अब पब्लिश किया जाएगा। इसके बाद एक बड़ी न्यूज़ आती है गूगल और एप्पल से। कभी आपने सोचा है कि एप्पल जो है उसने गूगल को पैसे पे करे हैं कि भैया आप हमारा जो एआई सिस्टम है वो बना दो, ठीक है। तो एक एआई पार्टनरशिप हुई है गूगल और एप्पल के बीच में। करीबन आप देखोगे ये जो डील है $1 बिलियन की हुई है, और इसमें जो गूगल जेमिनाई है, जो एआई टेक्नोलॉजी है, उससे एप्पल के जो प्रोडक्ट्स है जैसे सीरी का जो वॉइस असिस्टेंट है उसको और बेटर करने की कोशिश करेगा। तो सीरी अब वो काम भी कर पाएगा जो आप देखोगे बहुत एआई सोफिस्टिकेटेड काम होते हैं, ठीक है। एक्चुअली हो क्या रहा है, एप्पल अगर ये काम खुद से करता है एआई वाला, तो वो बोल रहे हैं कि हम लोगों को बहुत टाइम लग जाता है और हमारे पास उतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, और गूगल जेमिनाई बहुत अच्छा काम कर रहा है इसमें, तो हमने फिर उनकी हेल्प ले ली है, ठीक है। पहले भी ऐसे डील्स हुई हैं, जैसे आप देखोगे तब गूगल ने एप्पल को पैसे पे कर रहे थे $20 बिलियन कि एप्पल जो है अपने फ़ोन में भी गूगल जो क्रोम होता है उसको एक डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन के ऑप्शन में रखे, ठीक है। अभी जो पार्टनरशिप है याद रखना, इसमें क्या होगा कि जो गूगल है वो एआई को 1.2 ट्रिलियन पैरामीटर वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बना के देगा, जो बेसिकली उसके सिरी वॉइस असिस्टेंट को रन करेगा। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा कि देखो दो राइवल कंपनीज भी हैं, कैसे वो आगे का सोचते हुए, हित में सोचते हुए पार्टनरशिप में जा सकती है। फिर एक बड़ी न्यूज़ है फैशन स्टेटमेंट से। आपने देखा होगा कि रेलवेज पे जो स्टाफ काम करता है उनका ऐसा जोधपुरी जैकेट टाइप का होता है, ऑल्दो क्योंकि वो जो लोग काम कर रहे हैं वो इतने लीन होते हैं, वो वर्कर्स होते हैं, उनकी बॉडी इतनी प्लम नहीं होती, तो ये जो जोधपुरी जैकेट इन्होंने पहनी है ये बिल्कुल मतलब अलग तरीके से लगती है, ठीक है, उनके ऊपर। लेकिन वो क्या होता है, बंद गला होता है, ऐसे पूरी प्रॉपर जैकेट होती है। ये पुराने ज़माने में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करी थी और इसको जोधपुरी जैकेट बोलते थे। अब क्या हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करी थी, तो हमारे जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, जो यूनियन मिनिस्टर हैं रेलवेज़ के, उन्होंने ये बंद गला जो है उसको मना कर दिया है। बोला कि ये कॉलोनियल एक माइंडसेट है, उसको रिप्रेजेंट करता है, और अब हम मेड इन इंडिया कोई नए तरीके का जो यूनिफॉर्म होगा वो लाएंगे रेलवेज़ के स्टाफ के लिए। अब से ये बंद गला नहीं पहनेंगे, ठीक है। इसके बाद एक खबर आती है यूक्रेन से, और इनफैक्ट ये यूक्रेन से नहीं है, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे देशों में जो पुराने मिनिस्टर्स थे, प्रेसिडेंट्स थे, प्राइम मिनिस्टर्स थे, फॉरेन मिनिस्टर्स थे, अब उन पे केसेस लगाए जा रहे हैं करप्शन के, ब्राइबरी के, और उनको बेसिकली चार्जेस लगा के अंदर किया जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे देशों में आपको देखने को मिलेगा। तो यूक्रेन में भी यही हुआ है। एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेटर्स ने जो उनकी पुरानी प्राइम मिनिस्टर थी यूलिया त्योमोशेंको, उनको बेसिकली वोट बाइंग स्कीम के अंदर मतलब गिल्टी पाया है ब्राइबरी में, और मतलब अब बाकी उस पर काम आगे इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक है। जो जापान की सनाई तकाइची, जो उनकी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बेसिकली जापान में स्नैप इलेक्शन करवाएंगी ताकि वो अपनी पॉपुलैरिटी को और सॉलिडिफाई कर सकें, ठीक है, और देख सकें कि लोग उनकी पॉलिसीज़ को अप्रूव करते हैं या नहीं करते हैं। हांगकांग में एक बहुत बड़े से हांगकांग के इकोनॉमिक अपन बोलते हैं एक्टिविस्ट थे डेविड वेब जी, उनका निधन हो गया है, और इन्होंने कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी, इन्वेस्टर के राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। फिर एक बड़ी न्यूज़ आती है मेडिकल एजुकेशन की फील्ड से। जो नीट पीजी का एग्ज़ाम होता है उसमें क्या हुआ कि कट ऑफ इतनी हाई थी कि 18,000 सीट्स जो थी वो वेकेंट चली गई। अब इसको लेके सरकार बोल रही है कि हम क्या करेंगे, जो नीट पीजी के एग्ज़ाम के लिए जो कट ऑफ चाहिए होती है कुछ कैटेगरीज़ के लिए, वो इनफैक्ट हो सकता है 0% पे पहुंच जाए। अभी 5% के आसपास है जनरल के लिए, 7% है, 5% है पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए जो जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, और बाकी 0% है ST SC OBC और इन सारी कैटेगरीज़ के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो 18,000 वेकेंट सीट्स हैं वो भी भरी जा सकती हैं। पर जो भी देखो नीट पीजी में जो आपकी रैंक आती है और आपने जो प्रेफरेंसेस भरे हैं उसी के हिसाब से आपको कॉलेजेस का अलॉटमेंट होता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन करके एक एसोसिएशन है, उन्होंने बेसिकली लिखा है कि अगर आप 0% नेगेटिव परसेंटाइल वाले लोगों को फिल करोगे, मतलब उनसे फिल करोगे नीट पीजी वाली सीट्स, तो ये सही नहीं है, आप गलत सिग्नल दे रहे हो, क्योंकि इससे आप बहुत अच्छे क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स नहीं लेके आ पाओगे। आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस को, प्राइवेट कॉलेज इंस्टीट्यूशंस को भरने की कोशिश करो ना जहाँ पे टीचर्स है, ना जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना जहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, और इससे आप बस मेडिकल एजुकेशन में जो बिजनेस होता है उसको बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है। तो एथिकल कंसर्न्स क्रिएट होते हैं।
तो अब देखते हैं कि क्या होगा, बट अल्टीमेटली यही था। फिर एक बड़ी न्यूज़ आती है, आपको पता है कि राजस्थान में जयपुर में पहली बार छावनी के बाहर आर्मी डे के सेलिब्रेशंस होते हैं। यहाँ पे राजनाथ सिंह जी वगैरह भी आए थे, है ना। और तो यहाँ पे ना कुछ कुछ आर्मी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। अगर आप एक्स मिलिट्री पर्सन हो तो आप मतलब इसको देख सकते हो। वैसे बाकी इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है जो हमने पुराने न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ा है। तो आपका यहाँ पे काम क्या है, हमने पहले ना इससे पहले जैसे एक रुद्रा बटालियन था, उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने यहाँ पे भैरव बटालियंस के बारे में देखा था। अश्नी प्लेटून्स के बारे में भी हमने पहले देख रखा है कि ये क्यों बनाए जा रहे हैं, ठीक है। वैसे एक शक्तिबान करके भी था, हाँ ये रहा, ठीक है, जो ड्रोन वॉरफेयर वाले रेजिमेंट्स हैं। तो इसके बारे में आप मुझे एक एक लाइन में, एक तो अश्नी प्लेटून्स क्या है ना, ध्रुव बटालियंस क्या हैं, फिर आपके शक्तिबान क्या है, रुद्रा बटालियंस क्या है, इनके बारे में बताओगे। पिनाका रॉकेट के बारे में अगर किसी को जानना है तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। मतलब इसमें ऐसा कुछ है नहीं। बाकी आप देखोगे यहाँ पे जॉइंट एक्सरसाइजेस, तो इस पे अपन ने ऑलरेडी, मैंने पहले एक न्यूज़पेपर एनालिसिस लिया था और मैंने एक पीपीटी भी डाला है अपने न्यूज़ टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे इंडिया की जितनी भी बायलैटरल एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है, उनके बारे में मेंशन किया है। जैसे यहाँ पे तो बताया कुछ कुछ, जैसे युद्ध अभ्यास हो गया यूएस के साथ, है ना, आपका मैत्रेयी हो गया थाईलैंड के साथ, शक्ति हो गया फ्रांस के साथ, मित्र शक्ति हो गया श्रीलंका के साथ, ऑस्ट्रा हिंद मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ, अजय वॉरियर यूके के साथ, डेजर्ट साइक्लोन यूएई के साथ। तो वैसे ही आप देखोगे वहाँ पे तो मैंने जितनी भी देशों के साथ अपनी एक्सरसाइजेज होती हैं, मल्टीलैटरल हो, बायलैटरल हो, ट्राईलैटरल हो, ट्राई सर्विस हो, मैंने वो सारी कवर करी हैं। तो एक बार आप वो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। फिर आप देखोगे हिमाचल में एक प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बेसिकली वहाँ पे ना एक जैसे शिमला है, शिमला में आपको पता है बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो रही है, तो उसको हटाने के लिए एक सैटेलाइट टाउन बनाए जाने की कोशिश करी जा रही है। और जिसमें क्या होगा, सैटेलाइट टाउन का मतलब क्या होता है, जैसे जयपुर ओवर क्राउडेड हो गया तो आपने बस्ती को सैटेलाइट टाउन बना दिया कि जैसे वहाँ पे जो भी ग्रोथ होना है, नई इंडस्ट्रीज आनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश होना है, प्लस आप देखोगे कि रेजिडेंशियल जोन्स बनाने हैं, कमर्शियल एरियाज बनाने हैं, ठीक है, ग्रीन जोन्स बनाने हैं, वो सारे यहाँ ना बना के यहाँ बनाएंगे ताकि पॉपुलेशन जो है वो यहाँ डाइवर्ट हो जाए। तो शिमला के लिए भी आप देखोगे एक सैटेलाइट टाउन बनाने की बात करी जा रही है। अब उसमें क्या होगा कि वहाँ के लोगों की ज़मीन खरीदी जा रही है, तो वहाँ के लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है। तो बागी ग्राम पंचायत के जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने अपोज किया है इस पूरे प्रोजेक्ट का। वो बोल रहे हैं कि नए लोगों को सेटल करने के लिए आप पुराने लोगों को कैसे हटा रहे हो, हम अपना लैंड नहीं देंगे, ठीक है। ये जो एक्विजिशन हो रहा है इससे बहुत सारे लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। उनकी जो मतलब आप स्टेट कैपिटल को डी कंजस्ट करना चाहते हो, आप है ना अर्बन ग्रोथ को डिजास्टर रेजिलियंट और प्रॉपर सस्टेनेबल बनाना चाहते हो, बट उसके लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं आप उनकी लाइफ को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हो। तो बाकी तो अब आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जब सैटेलाइट टाउन बनेगा तो नए तरीके से बनेगा, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन बेटर होगा, वहाँ पे यूटिलिटी सर्विसेज भी अच्छी होगी, प्लस हेलीपैड कनेक्टिविटी होगी, इको सेंसिटिव प्लानिंग होगी, डिजास्टर मैनेजमेंट भी होगा, इंडस्ट्रियल टाउन, नॉन पोल्यूटिंग टाउन्स, सारी चीज़ें बनाई जाएंगी, ठीक है। फिर जैसे आपने पहले कभी सुना होगा सीड वॉल्ट के बारे में। सीड वॉल्ट क्या होता है, एक ऐसी बेसिकली जगह जहाँ पे आपने दुनिया भर से जो इंपॉर्टेंट बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको रख रखा है, जस्ट इन केस ह्यूमैनिटी में कोई ऐसा कैटास्ट्रॉफ आ जाए, ठीक है, कि सब लोग वाइप आउट हो जाए और खाने की तकलीफ आ जाए, तो यहाँ से सीड्स को निकाल के आप बेसिकली एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कर सको, खेती बाड़ी कर सको और लोगों की भूख मिटा सको। वैसे अब आप देखोगे एक आइस वॉल बनाने का वो बनाया जा रहा है, ये एंटार्क्टिक में बनाया गया है। बेसिकली ये फर्स्ट आप देखोगे रिपोजिटरी होगी जो माउंटेन्स से, अपन बोलते हैं ना कुछ आइडेंटिफाइड चुनिंदा जगहों से जो आइस होती है, आइस के जो कोर्स होते हैं उनको प्रिजर्व करेगी बेसिकली फ्यूचर जनरेशंस के लिए, ताकि वो स्टडी कर सके कि ग्लोबल वार्मिंग, जब आप देखोगे उनके सारे आइस को पिघला चुकी होगी, कोई बर्फ़ नहीं होगी, तो वो स्टडी कर पाएंगे अच्छा पुराने ज़माने में यहाँ यहाँ पे आइस होती थी, ऐसे ऐसे होता था। तो जैसे आपने सुना होगा टाइम कैप्सूल। टाइम कैप्सूल क्या होता है कि बेसिकली आपने कुछ चीज़ें रख दी और फिर उसको बहुत ज़मीन में अंदर गाड़ दिया और फिर आप 50 साल 100 साल बाद उन चीज़ों को खोल के देखते हो, तो वहाँ से टाइम कैप्सूल में कई बार कारें वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो टाइम कैप्सूल जो होता है एक तरीके का, जो ये आइस वॉल बन रहा है वो भी एक तरीके का टाइम कैप्सूल होगा, जो अपनी अर्थ की हिस्ट्री होती है वो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशंस को बताएगा, जब हो सकता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट हो। तो साइंटिस्ट ने 10 ग्लेशियर की साइड, 10 ऐसे माउंटेन्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं जहाँ से वो आइस कोर्स वगैरह निकालेंगे और इस वॉल्ट में डालेंगे। तो बहुत कुछ चल रहा है वर्ल्ड में। अगर अपने को लगता है कि अपने प्रॉब्लम्स बड़े हैं, नहीं, तो बहुत कुछ आप देखोगे साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस डेली बेसिस पे हो रहे हैं। फिर आप देखोगे इंडिया के आसपास जैसे म्यांमार हो गया, म्यांमार में इलेक्शंस चल रहे हैं, ठीक है, श्रीलंका में भी होने वाले हैं, नेपाल में भी वापस होंगे। तो बांग्लादेश में अब आप देखोगे 22 फरवरी से, जब 22 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, फरवरी 12 को उनके जनरल इलेक्शंस हैं, ठीक है। कैंपेनिंग जो होगी वो जनवरी 22 से शुरू हो जाएगी। और अभी जो बांग्लादेश में चल रहा है, ठीक है, खालिदा जिया की डेथ हो गई, शेख हसीना जी मतलब अनडिस्क्लोज लोकेशन में इंडिया पे हैं, वो बांग्लादेश में है नहीं। तो देखना होगा कि इस बांग्लादेश के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा और कौन बेसिकली इलेक्शंस का लीडिंग फेज बनेगा, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर काफ़ी बड़ा था लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स हमने डिस्कस करे हैं। ठीक है, तो हम फिर से मिलेंगे। डोंट वरी, मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल स्टेडफास्ट हूँ इस चीज़ पे कि मैं आपका कुछ भी मिस नहीं होने दूंगी। तो आप इस पर भरोसा रखें। अगर आपको पसंद आ रहा है तो फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि एक तरीके का मोटिवेशन होता है कंटिन्यू करने का। हम फिर मिलेंगे एंड धन्यवाद।